अगर मैं कहूँ तो इस हिंदुस्तान की कहानी है। With the departure of the British forces, British rule in India disappears. आज़ादी के साथ साथ हमारा बंटवारा भी हुआ। मुझे आज तक समझ नहीं आई सांप्रदायिक दंगे, कम्युनल राइट्स क्यों हुए। तो जो हमारी अपोनेंट टीम थी, सुबह हमारे गांव की तरफ आते थे और हमारे गांव के लोग हम अपने आप को डिफेंड करते थे और शाम होते होते वो लोग वापस चले जाते थे। ये डिसाइड किया जाता है जितनी हमारी फीमेल्स हैं और बच्चे हैं इनको हम खुद ही मार देते हैं। अब वो लेडी क्या बोल रही है, कमरे में गिट्टे गिट्टे बराबर खून था। हमारे जम्मू कश्मीर में हालात खराब हुए जिसके ऊपर कश्मीर फाइल्स मूवी भी आई। राइट सर। और अगर कोई भी उसको प्रोपेगेंडा कहता है, आई डोंट नो कि वो किस चीज को अपीज करने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 370 हटने से पहले जो कंडीशंस थी सर, इसमें कितना फर्क है अभी की सिचुएशन में? कश्मीर में हड़ताल का कैलेंडर जारी होता था। हमारी अपब्रिंगिंग ऐसे की गई थी कि अगर आर्टिकल 370 नहीं है तो ये स्टेट ही नहीं है। लाहौर जो सिटी थी वो हिंदू सिटी थी। लव कुश जो उनके नाम पे थी। मेरे दादाजी हिंदूज पूरे वाइप आउट होते हुए उन्होंने देखे। मेरे पिताजी ने ढाका को हिंदूज को वाइप आउट होते हुए देखा। मेरी बेटी कुछ ऐसा ना देखे। एज ए यंग टीनेजर जो उनका क्रिमेशन था उसका मैं भी हिस्सा बना। सो दैट टाइम ही सेड टू मी कि जो तुम सोचते हो ना, काश दिल्ली में ये कोई सोचे। अब अगर आप वो तस्वीर भी देखें तो राष्ट्रपति जो हमारी हैं वो कीर्ति चक्र एक दे रही हैं। जो उनकी वाइफ ने पकड़ा, माँ के हाथों खाली है ना। देयर इज अ सेक्शन ऑफ पीपल जो अभी भी शायद इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते हैं। हमने विराट कोहली को नहीं रोका, हम उन्हें थोड़ी रोकेंगे। और वो जिन कंट्रीज में जाना चाहते हैं वहाँ पे तो वीजा की भी प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। Hello everyone, how are you all? This Republic Day, we all shall celebrate the soldiers who stand on the front line fighting for a cause that is greater than themselves. और इसके लिए who better than the soldier storyteller himself? Yes, I'm talking about Mr. विकास मनहास। उन्होंने ना सिर्फ हमारे सोल्जर्स के बारे में बात की, बल्कि आज़ादी के बाद के जम्मू एंड कश्मीर के हालात और आर्टिकल 370 हटने के बाद जो भी हालात जम्मू एंड कश्मीर में रहे वो सब भी हमसे शेयर किए हैं। लेट्स डाइव इनटू दिस अमेजिंग कॉन्वर्सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट योर ओपिनियन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट एंड ऑल्सो अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। हाय सर, हाउ आर यू? हेलो मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? बस सर बहुत बढ़िया एंड थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट। चलो, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। सर सबसे पहले हमारी ऑडियंस को अपने बारे में बताइए सर। मेरा नाम जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं विकास मनहास है। मेरे बारे में जैसे एक जो सबको पता ही है ऑलमोस्ट, अगर आप इंटरनेट पे भी देखेंगे तो एक मैं अपने आप को सोल्जर स्टोरी टेलर कहता हूँ, जो उन परिवारों के घर जाता है जिन्होंने किसी न किसी लड़ाई में खोया होता है किसी को। उन परिवारों से मैं मिलता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ और फिर बाहर आके किसी भी माध्यम पे मैं वो कहानियाँ लोगों को सुनाता हूँ। मोटा मोटा ऐसा ही है। पर एक कहानी है जो मैंने शायद कैमरा पे कभी कही नहीं है, कभी मुझे मौका ही नहीं मिला उसके ऊपर बात करने का। तो आज जब आपसे हम ये रिकॉर्ड करने से पहले बात हो रही थी तो मुझे लगा कि इट शुड आल्सो बी डॉक्यूमेंटेड एंड रिकॉर्डेड। बिल्कुल सर। ये अगर मैं कहूँ तो मेरी ही कहानी है, जबकि मैं तब था नहीं जबकि ये कहानी है, पर मेरे परिवार की कहानी है, मेरी स्टेट की कहानी है। अगर मैं कहूँ तो इस हिंदुस्तान की कहानी है और हमारे पूरे भारतवर्ष की कहानी है, अगर आप इसे समझो तो। पर कहानी मेरी है। कहानी कहाँ से है? 1947 जब हम आज़ाद हुए, वो जो सब कुछ हुआ, तो आज़ादी के साथ साथ हमारा बंटवारा भी हुआ। राइट। और बंटवारे में मुझे आज तक समझ नहीं आई कि सांप्रदायिक दंगे, कम्युनल राइट्स क्यों हुए, पर हुए। यस सर, बिल्कुल। तो मैं अगर कहूँ तो मैं जिस जगह को बिलोंग करता हूँ उसका नाम भद्रकाशी। इंडिया में 3 ही काशी हैं, ये भी मैं आपसे कहूँगा।
एक काशी विश्वनाथ या बनारस जिसे हम कहते हैं, राइट। एक उत्तरकाशी है, हाँ वो भी जी। आपने सुना होगा, हाँ जी। पर भद्रकाशी आपने कभी नहीं सुना होगा। सो तीसरी काशी थी भद्रकाशी। तो आई बिलोंग टू ए प्लेस विच वंस वाज नोन एज भद्रकाशी, ओके। जिसको आज हम भद्रवाह के नाम भद्रवाह। से जानते हैं। तो ये भी एक सबके लिए जानकारी है कि आई बिलोंग टू सच ए स्पिरिचुअल प्लेस, बट नाउ राइट। इट्स भद्रवाह। तो 1947 भद्रवाह या भद्रकाशी जो भी हम कहें, मेरे गांव का नाम नाल्ठी, जो आज भी वही नाम है। तो जब ये सांप्रदायिक दंगे हुए, सब कुछ हुआ, तो नाल्ठी में आसपास के जितने भी हम हिंदू जो परिवार थे वो उस गांव में इकट्ठे हुए और एक साथ रहने लगे, उस टाइम के वो सब हालात को देखते हुए। अब ये कहानी मैंने खुद से कब सुनी, 1983 में। मेरे ताया जी इंडियन एयरफोर्स में थे और वो आदमपुर एयर बेस पे उस टाइम पे पोस्टेड थे। तो विंटर्स 1983 की मैं अपनी दादी के साथ वहाँ पे रहने गया हुआ था। तो मेरी दादी ये मुझे सुनाती थी। तो मेरी दादी ने मुझे रोज़ सुनाना कि 1947 में क्या हुआ था, डे 1 क्या हुआ, डे 2 क्या हुआ, डे 3 क्या हुआ। मुझे तब सब याद था। अब वक्त के साथ मैं बहुत कुछ भूल चुका हूँ, पर ये कहानी मुझे अभी भी याद है। हमारा जो गांव था, जब सब हम वहाँ पे इकट्ठे रह रहे थे, तो जो हमारी अपोनेंट टीम थी, टीम को हो या जो भी आप वर्ड यूज़ करो, तो वो लोग सब सुबह हमारे गांव की तरफ आते थे। पर हमारे गांव के लोग, हम अपने आप को डिफेंड करते थे और शाम होते होते वो लोग वापस चले जाते थे। रात को लड़ाई नहीं होती थी। अच्छा, दिन को लड़ाई हाँ, करने आते थे। दिन को दे विल कम टूवर्ड्स यू, बट हम लोग भी उसको डिफेंड कर रहे हैं, तो शाम जैसे ही होगी वो चले जाएंगे। ऐसा कई दिनों से हो रहा था। तो हम जो लोग थे, हमारे पास भी लिमिटेड कुछ हथियार या असला बारूद कुछ रहा होगा। आफ्टर फ्यू डेज जो हमारे एल्डरली लोग उस टाइम के थे, दे रियलाइज्ड कि अब हमारे पास जो हथियार है वो ज़्यादा नहीं है, हम ठीक है। ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर नहीं पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कुछ लोगों को बलौर भेजा। बलौर मीन्स बिलावर, कठुआ वाली साइड जो जगह आती है, कि आप वहाँ जाओ, वहाँ से कुछ असला सामग्री या कुछ लोगों को लेके आओ, सो दैट हमारी कोई थोड़ी हेल्प हो सके। तो वो शायद 3-4 लोगों को भेजते हैं। अब वो जो 3-4 लोग जब घर से निकले, तो छतरगला एक पास है, वो क्रॉस करके उनको उस साइड जाना था, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में आज के हिसाब से जाना था। ओके। अब जब एक बार वो घर से निकले तो निकल गए, चले गए। कुछ दिन हो गए, जब वो वापस ही नहीं आए, तो यहाँ पे ये जो लोग थे, अब इनके पास जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी बिल्कुल एग्जॉस्ट होने पे आ गया होगा। तो एक दिन ऐसी नौबत आ गई कि जो फाइटिंग हमारी स्ट्रेंथ है वो अंदर आके बोल रही है कि हम अब शायद आज शाम तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो वी नीड टू टेक ए डिसीजन कि अब क्या करना है। अब जो लोग गए थे और उनका कुछ पता ही नहीं, पहुँचे कि नहीं पहुँचे, रास्ते में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहाँ से कुछ उन्हें मिला कि नहीं मिला। नो वन वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग। अब इमेजिन करो, मेरा परिवार 1947 में एक बड़े से हाल में, हम उसे दालान बोलते थे, उसमें बैठ के ये चर्चा हो रही है कि क्या करना है। और हमारे गांव को समझो हर साइड से घिरा हुआ है और जो भी कुछ लड़ाई का सीन है वो चल रहा है। एंड गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं था तब था ही नहीं, सरकार तो थी नहीं ना। अच्छा, हाँ। तब तो कुछ ठीक था है। ही नहीं। तो मंथन, थोड़ी देर के बाद जब मंथन होता है तो एक कोई आइडिया निकल के आता है जो यूनानिमसली हर कोई एक्सेप्ट करता है। वो आइडिया क्या था? ये डिसाइड किया जाता है कि जितनी हमारी फीमेल्स हैं और बच्चे हैं, इनको हम खुद ही मार देते हैं, बाकी जो मेल फोक बचता है फिर हम देखते हैं हैंड टू हैंड क्या होता है। ओके। ये सब जन एक्सेप्ट करते हैं। ये जब प्लान, इंक्लूडिंग द फीमेल्स और यस, इट्स एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। तो मेरी जब दादी मुझे सुना रही थी तो वो कहती हैं कि कोई तो एक लेडी खड़ी होती, उन्होंने मुझे उसका नाम भी लिया था, कि वो खड़ी हुई और वैसे खड़े होकर बोलती हैं कि प्लान तो ठीक है, अभी वक्त की हालात तो ऐसे ही हैं, हम कुछ छोड़ तो कर नहीं सकते, बट मेरी एक विनती है, लेट मी बी द फर्स्ट वन टू बी स्लॉटर्ड। मारना तो काट के ही था ना, और तो कोई चीज़ है नहीं आपको मारने की, क्योंकि मैं अपने सामने किसी और को मरते हुए नहीं देख पाऊंगी। जब वो लेडी खड़ी होती है, ये बोलने लगती है, तो
एक और लेडी साइड पे थी, वो भी खड़ी जाती, कहती नहीं नहीं नहीं, पहले आप मुझे मारिए, मैं भी नहीं देख पाऊंगी, पहले आप मुझे मारिए। तीसरी लेडी खड़ी हो जाती है, थोड़ा क्यास हो जाता है। राइट। आप समझिए जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब क्यास में जो हमारे मेल्स थे उस टाइम पे, उनको ये लगता कि शायद ये हम भी नहीं कर पाएंगे। आप किसी को अपने परिवार में से, अपनी माँ, हाथों से। अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी भाभी, अपनी चाची, ताई, उसी को ही तो काटना है, हम शायद नहीं कर पाएंगे। दोबारा बैठते हैं, दोबारा मंथन होता है, क्या किया जाए। इतने में जो बाहर की टीम है हमारी, जो बाहर लोग खड़े, वो बार बार अंदर आ रहे हैं, प्लीज़ डिसाइड कीजिए, जल्दी कीजिए, राइट। आपको फटाफट जो भी कुछ डिसाइड करना है डिसाइड करिए। तो ये डिसाइड किया जाता है कि ऐसा करते हैं, सभी बच्चों को, औरतों को इस घर के अंदर रखते हैं, इस घर को घास से भर देते हैं और उसको आग लगा देते हैं। फिर कोई पहला नहीं, कोई दूसरा नहीं, कोई तीसरा नहीं, जो कुछ होगा इकट्ठे ही होगा और हमें भी कुछ देखना नहीं पड़ेगा। अब ये भी हर कोई एक्सेप्ट करता है, ठीक है, करते हैं। अब समझो घास भरा जाता है, वो सब कुछ होता है। अब शायद आग ही लगानी होती है, जो वो टाइम होता रहा, जो भी वो कुछ रहा होगा। तो वो जो लोग गए थे, वो जब वहाँ से वापस आ रहे थे, तो हमारे घर से थोड़ी सी दूर, समझो 1 किलोमीटर की दूरी पे वो जब पहुँचे होते हैं, एक पहाड़ी पे आके वो ज़ोर से शंख बजाते हैं एज एन इंडिकेशन कि हम पहुँचे हैं, हम आ रहे हैं। ठीक है। अब उस ज़माने में तो कोई और कम्युनिकेशन था नहीं। वो जब वो शंख बजाते हैं, उससे इन लोगों को एक बड़ी होप मिलती है कि वो आ रहे हैं, ठीक है। एंड दे मस्ट बी कमिंग विद सम reinforcement, with some ammunitions, with some weaponry। राइट। अब हमें मरने की ज़रूरत नहीं है, एक उनको ताकत मिलती है। और जो हम लोगों को जो घेरा गया होता है, उन लोगों को लगता कि पता नहीं कौन है, कितने हैं, क्या आए हैं। तो जो उनका एक फ्लक्स अंदर की तरफ आ रहा था, वो भी डिस्पर्स हो जाता है राइट। और वो सिचुएशन फिजल आउट हो जाती है। फिर वो लोग आते हैं, 3-4 दिन वो हमारे साथ यहाँ पे रहते हैं। फिर जो थोड़ा बहुत ही तो वो भी लेके आए होते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वो लोग हमें बोलते हैं कि यहाँ पे हम ज़्यादा देर तक तो लड़ भी नहीं पाएंगे, इट्स बेटर कि आप सब हमारे साथ चलो। ठीक तो है। मेरा पूरा परिवार जो उस टाइम पे था, फिर वो बलौर बिलावर चला जाता है, ठीक है। 5-6 महीने वहाँ पे रहता है। इन बिटवीन इंडियन आर्मी आती है, सब कुछ होता है, ये होता तो ये लोग वापस आते हैं। ये मेरे परिवार की कहानी है। बिल्कुल सर। अब मैं इसको एक चीज़ के साथ रिलेट करूँगा। ये सिचुएशन जो नाल्ठी, भदरवा, भद्रकाशी में हुई, सेम सिचुएशन पुंछ में भी हुई। पुंछ कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में पुंछ है, अभी भी लाइन ऑफ कंट्रोल है। वहाँ पे भी सेम सिचुएशन ये अराइज हुई। एक पुंछ में एक छोटा सा हवेली कहो या किला कहो, फोर्ट एक छोटा सा था, जिसमें कुछ 50-55 जम्मू की हिंदू और सिख फैमिलीज रहती थी, इतनी सी थी। इसी पीरियड में? हाँ, इसी पीरियड में, सेम टाइम पे। आगे पीछे दिन, महीने, हफ्ते होंगे, पर वही टाइम था। वहाँ पे भी रोज़ पाकिस्तानी जो उस टाइम के थे, वो आके उसको घेरते थे और ये लोग रोज़ लड़ाई करते थे। तो एक दिन इनका भी आया कि इनका हथियार, राशन पानी जो था वो ख़त्म हो गया। अब ये फोर्ट था, इनके पास कोई बाहर जाने की जगह भी नहीं थी। सेम सिचुएशन केम देयर कि अब क्या करेंगे, अब क्या करें। राइट। उन लोगों ने भी मंथन किया। उस मंथन में उन्होंने भी वही डिसाइड किया जो हमने फर्स्ट डिसाइड किया था, लेट वी स्लॉटर आवर वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑन आवर ओन। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे स्लॉटरिंग शुरू होती है। वो जैसे कि एक लेडी को पकड़ के लेके जाएंगे किसी दूसरे कमरे में, एंड दे हैव टू किल हर। किलिंग कैसे करेंगे? स्लॉटरिंग से ही करनी है। राइट। आई विल स्लॉटर योर वाइफ, यू स्लॉटर माई वाइफ, या आई विल स्लॉटर योर डॉटर, यू स्लॉटर माई डॉटर। अब ये सब चल रहा है। अब वो एक एक को बारी बारी लेके जाते थे। तो उसी बारी बारी में जब वो एक लेडी को लेके जाने लगे, तो अब जो कोई वो लेने भी आया होगा, वो भी थका हुआ होगा, बिल्कुल डिप्रेस्ड होगा। राइट। उसके हाथ, पाँव, मुंह सब खून से लाल था। जब उसने उस लेडी को पकड़ा होगा, ऐसे वो लेके जा रहा है। अब जब ये लेडी उस कमरे में पहुंचती है जहाँ पे कि इस स्लॉटर हाउस था, अब ये लेडी के वर्ड्स हैं कि उस कमरे में गिट्टे गिट्टे बराबर खून था। गिट्टा डोगरी वर्ड है,
गिट्टा मीन्स एंकलेट। एंकल। आप एंकलेट की हाइट समझते हैं ना। राइट राइट। अब वो लेडी क्या बोल रही है कि उस कमरे में गिट्टे गिट्टे बराबर खून था, कि इतना ब्लड था उस कमरे में। एंड आपको उसी में ही चलना है। जब ये उसमें चल रही होती तो ये लेडी छटपटाती है और उसका हाथ छूट जाता है जिस आदमी ने उसको और ये भागती है। अब जब ये भागती है तो आदमी भी पीछे इसके उसको पकड़ने के लिए भागता है। राइट। वो भागा दौड़ी में ये लेडी जो छत होती है ना, छत से बाहर गिर जाती है। ओके। जो वो किला है उसके छत से बाहर गिर जाती है। अब बाहर गिरती है तो बाहर वो लोग होते हैं, वो इसको पकड़ लेते हैं। नाउ द लेडी इज इन द हैंड्स ऑफ दोज पीपल। वो उठा के उसको ले जाते हैं। अब इसी परिवार के कुछ लोग, एक दो फैमिलीज थी जो फौज में थी, वो उस टाइम पे श्रीनगर में पोस्टेड थे 47 में। ओके। तो वो 2-3 उनके फैमिली मेंबर्स बच जाते हैं। बाकी सबके साथ क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं। फिर ये लेडी को जब वो लोग ले गए हैं, देन शी मस्ट बी कन्वर्टेड। फिर वहाँ पे शायद उसके साथ कोई शादी भी करता है या जो भी कुछ होता है। ओके। तो वो लेडी एक चिट्ठी लिखती है कुछ सालों के बाद इन लोगों को। उसमें वो ये मेंशन करती है कि उस दिन किले में क्या हुआ था। अगर वो लेडी छटपटाई नहीं होती, किले के बाहर नहीं गई होती, तो शायद हमें पता भी नहीं चलता कि उस दिन क्या हुआ था। तो ये कहानी है मेरी परिवार की। अगर वो शंख मान लो थोड़ी देर और नहीं बजा होता या वो लोग वापस नहीं आए होते, तो शायद मैं आज आपसे बात करने के लिए होता ही नहीं। बिल्कुल सर। तो आई स्टार्टेड, मैं पहली बार बता रहा हूँ, और ये पुंछ में भी हुआ, और ये ना जाने कितना ज़्यादा पंजाब में भी हुआ होगा। सर मेन रीज़न क्या होता था कि मतलब औरतों और बच्चों को क्यों मारना है अपने हाथों से ही, कि एनिमीज़ के हाथ में आ गए तो कन्वर्ट करा देंगे, वो डर है? वो भी रहा होगा। फिर डिग्निटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हम राजस्थान में हम जैसे जोहर कहते हैं। राइट राइट। व्हाई इट्स ऑल फॉर द सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑल फॉर द सेल्फ डिग्निटी। राइट। इट्स बेटर टू बी किल्ड रादर देन टू बी ह्यूमिलेटेड। एंड सर ये भी सर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कि उस लेटर में उनकी फीलिंग्स क्या थी? आई मीन वाज शी अब हैप्पी मुझे या इतना ज़्यादा उसका अनफॉर्चुनेटली मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बट आई नो वन पर्सन ऑफ दैट लीनिएज। अच्छा। तो मैं कभी उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जब भी कभी चंडीगढ़ आएँ, राइट। मैं उनसे बात करूँगा। ही कैन कम टू योर स्टूडियो एंड टॉक ऑन दैट पुंछ एपिसोड इन मच मोर डिटेल्ड मैनर। राइट। वो उस फोर्ट का नाम भी आपको बताएंगे, वो जगह भी आपको बताएंगे, और जो उन्होंने मुझे बताया था, नो पर्टिकुलरली दैट पर्टिकुलर प्लेस इज इन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, अब वो हमारे पास नहीं है। राइट सर। वो जो जगह थी, तो ही कैन गिव यू डीप इनसाइट। बट जैसे आपने मेरे बारे में पूछा, तो मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि ये कहानी खाली मेरी नहीं है, ये हम सब की है, इस देश की है, और हम सब की है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मेरी दादी ने ये मुझे कब सुनाया, जब मैं 6-7 साल का था, मैं सुनता रहा, ये सब कुछ हुआ। फिर 90s से अगर मैं बात करूं तो हमारे जम्मू कश्मीर में हालात ख़राब हुए, जिसके ऊपर कश्मीर फाइल्स मूवी भी आई। राइट सर। जो आप सबने देखी, और जिसने नहीं देखी मैं कहूँगा प्लीज़ उसे देखिए। आई हैव सीन दैट मूवी, और मैं एक चीज़ बड़े ऑथेंटिसिटी से आपसे कहूँगा, उस फिल्म में शायद ही कोई एक ऐसा सीन हो जो सही ना हो। एवरीथिंग इज़ फैक्चुअली करेक्ट इन दैट मूवी। और अगर कोई भी उसको प्रोपेगेंडा कहता है, तो आई डोंट नो कि वो किस चीज़ को अपीज़ करने की कोशिश करते हैं। सर आपने भी उस टाइम, आपके साथ भी कुछ एक्सपीरियंसेस रहे थे ऐसे? आई वॉज फॉर्चुनेट एनफ कि मेरे साथ एज सच कुछ नहीं हुआ, बट बहुत कुछ हुआ बाकी लोगों के साथ। जो सीन्स दिखाए गए थे सर, जितना ज़्यादा उसमें जो इंटेंसिटी थी, कुछ लोग उससे कहते हैं भी उससे भी ज़्यादा था। आप मूवी में तो बड़ा कुछ कवर भी नहीं कर पाते, क्योंकि आप एक पब्लिक के लिए बना रहे हो। इट हैज़ टू बी पास्ड बाय सेंसर बोर्ड आल्सो। इट हैज़ टू बी कि उसको बच्चे देख भी पाएँ घर पे। आप Yes, इतना sir. ज़्यादा वायलेंस भी नहीं दिखा सकते। राइट सर। बट ये सब हुआ है, और अनफॉर्चुनेटली कभी उस पे, इस मूवी को छोड़ के किसी ने ना तो पॉडकास्ट पे इतना ज़्यादा बात की गई, और बड़े सारे लोग उसके तो अभी मिल भी जाएंगे
जो Right, sir. कहेंगे कि मेरे चाचा जी थे, जो कहेंगे कि मेरी भाभी थी, जो कहेंगे कि मेरा भतीजा था। Right, तो sir. मुझे समझ नहीं आई कब इस सब्जेक्ट पे इतनी बात क्यों नहीं हुई, बट आई रियली थैंकफुल टू मिस्टर विवेक अग्निहोत्री एंड हिज टीम फॉर कमिंग अप विद दैट सब्जेक्ट एंड टेलिंग अस द ट्रूथ। मैं यहाँ पे एक और छोटी सी चीज़ आपसे कहूँगा। लाहौर जो सिटी थी, कहीं ना कहीं वो हिंदू सिटी थी, जो मुझे कहा गया लव कुश जो हाँ जी, रामायण के उनके नाम हमारे पे थे ही, उनके हाँ। नाम पे थी। तो अगर मैं एक चीज़ कहूँ तो मेरे दादाजी 1947 में उन्होंने लाहौर को हिंदूज पूरे वाइप आउट होते हुए उन्होंने देखे। अगर मैं कहूँ तो 1971 तक ढाका में भी काफ़ी सारे हिंदूज थे, जो मैंने सुना है। मेरे पिताजी ने ढाका को हिंदूज को वाइप आउट होते हुए देखा। अगर मैं अपनी बात करूं थर्ड जनरेशन की, मैंने कश्मीर में हम लोगों को वाइप आउट होते हुए देखा। मैं 3 जनरेशन्स की बात कर रहा हूँ, Right, sir. 47, 71 एंड 90s. 90s। तो मैं इतनी सी बात कहूँगा, ये थोड़ा अलग सब्जेक्ट पे मैं बात कर रहा हूँ कि मेरी बेटी कुछ ऐसा ना देखे। वी नीड टू वर्क फॉर दिस। And sir, what do you think? आएगी ऐसी सिचुएशन आ सकती है? देखो मैंने आपको हिस्ट्री बता दी, हम्म 47, 71 एंड 90 आपके सामने है। हमारा देश एक बुद्धिजीवियों का देश है, इंफॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है। राइट सर। वी नीड टू बी केयरफुल। कि मैं वही चाहूँगा कि जो मैंने देखा, मेरे पिताजी ने देखा, उनके पिताजी ने देखा, कम से कम मेरे आगे वाले तो ना देखें वो। ना देखें। तो देन अगेन नाउ आई कम टू द सब्जेक्ट। आपने जैसे मेरी जर्नी की ही बात हो रही है, तो आई बिलीव कि ऑल दिस जीन्स 47 से मैं देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरे दादाजी उन सब से आई एम पार्ट ऑफ देम ओनली। तो 90s में जब ये सारे हालात ख़राब हुए, जब ये सब कुछ हुआ जो मैंने बात की, तो 1994 में भदरवा में एक ऑपरेशन होता है, एक फौज का एक एनकाउंटर होता है। वी लॉस्ट 7 सोल्जर्स इन दैट। 7 जवान उसमें मारे जाते हैं। और ये तब की बात है जब मॉर्टल रिमेन्स घर नहीं आते थे। जैसे आज हम देखते हैं राइट सर। कि अनफॉर्चुनेटली इफ वी लूज ए सोल्जर तो उसके मॉर्टल रिमेन्स घर आते हैं, पर बिल्कुल। तब नहीं आते थे। तो 1994 में वो जो 7 जवान थे, उनका जो अंतिम संस्कार था वो जम्मू में, आई मीन भदरवा में ही भदरवा हुआ। में होता। तब एज ए यंग टीनेजर उस जो उनका क्रीमेशन था उसका मैं भी हिस्सा बना। सब गांव वाले थे, कोई मैं एक नहीं था। तो जब वो क्रीमेशन उनका हो रहा था, जब वो सारा प्रोसेस चल रहा था, तो मेरे मन में एक ख्याल आता है कि जब कभी मेरी फैमिली में ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो बड़ी बार क्या होता है, क्रीमेशन डिले होता है। और डिले होने का कारण क्या होता है, कोई तो हमारा घर का सदस्य आने वाला होता है। आने वाला होता है, वो कहीं बाहर होता है, हाँ, वेट करते हैं। और हम उसका इंतज़ार करते हैं कि वो भी आके एक बार अंतिम दर्शन कर ले। तो मुझे लगा ये जो 7 फैमिलीज़ हैं, इनके भी तो फैमिली वाले होंगे, घर वाले सब होंगे। तो ये जो कंसर्न था, वहाँ पे एक जवान जो खड़ा था मेरे पास में ही, मैं उनके पास गया, तो मैंने उनको ये अपना कंसर्न उनके सामने रखा। उन्होंने मेरी तरफ देखा और उनको लगा कि कोई बड़ा छोटा सा लड़का है, थोड़ा ज़्यादा इमोशनल या विचलित हो गया है। तो ही ट्राई टू पैसिफाई मी। अरे बेटा, जो भी कुछ उन्होंने मुझे कहा, अब मुझे वो सब बातें उनकी अभी तो याद भी नहीं है। तो मैं समहाउ उनकी बातों से इतना सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो मैंने उनको एक और सवाल पूछ लिया। मैंने कहा, सर अगर हम इनको घर नहीं लेके जा सकते, इनके घर वालों को ही बुला लो। हाँ जी। जिसके आते जाएंगे उसका क्रीमेशन करते जाएंगे। आज नहीं किया, कल किया, परसों किया, क्या फ़र्क पड़ता है। हम्म, अब उसने फिर मेरी तरफ देखा। सो दैट टाइम ही सेड टू मी कि जो तुम सोचते हो ना, काश दिल्ली में ये कोई सोचे। तो एकदम से मेरे मन में ख्याल क्या आया कि ये जो 7 लोग हैं, ये शायद सारे दिल्ली आसपास के होंगे। यहाँ पे हालात भी बड़े ही ख़राब हैं, वो भी नहीं आना चाहते होंगे, क्योंकि या, कौन आएगा बिल्कुल बिल्कुल सर। इतने गंदे से जोन में। हम्म, जैसे मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, तो उसके कई सालों के बाद मैं किसी से बात कर रहा था, तो दैट जेंटलमैन सेड टू मी, दिल्ली से उसका मतलब सरकार रहा होगा, गवर्नमेंट। राइट। घर नहीं रहे होंगे। हम्म, थोड़ी देर के बाद जब चिता को दाग लग गया, हमारी भद्रवाही लैंग्वेज में चिता को आग लगने को बोलते हैं दाग लगना। दाग लग गया। दाग लगने का मतलब चिता को आग लग आग गई। लग गई। वहाँ पे ये नहीं बोलते चिता को आग लगी, हम ऐसा बोलते हैं कि दाग लग गया। दाग लगने का मतलब
अग्नि दे दी गई। राइट। जैसे ही चिता को दाग लगा तो मैं एकदम से ना रो पड़ा। आई जस्ट ब्रोक डाउन इनटू टीयर्स। तो अब जब मैं रो रहा था तो अभी उस जवान ने फिर मेरी तरफ देखा, अब वो मेरे साथ ही खड़ा था, तो ही जस्ट उसने मुझे से पकड़ के थोड़ा पेसिफाई करने की कोशिश की। तब उसका और मेरा बड़े अच्छे से आई कांटेक्ट हुआ। आप काफ़ी दूर है मेरे से, वो बड़ी पास था मेरे, एंड आई कुड सी इन हिज आईज वेरी क्लियरली। और मैं एक और चीज़ यहाँ पे कहूँ, अगर मैं एक अच्छा आर्टिस्ट होता तो मैं अभी भी शायद आपको वो आंखें ड्रॉ करके देता। मेरा कहने का मतलब, जब मैं ऐसे देखता हूँ तो मुझे वो आंखें अभी भी दिखती हैं। वो आंखें भरी हुई थी, लाल थी, उनमें गुस्सा था, रोष था, पानी था, पर वो रो नहीं रहा था, वो टपक नहीं रही थी, बट मैं उसकी आंखों में ना वो सब देख सकता था। और मैं रो रहा हूँ, मतलब कि जोर जोर से रो रहा हूँ। ही जस्ट ट्राई टू मी। सो दैट डे आई लर्न वन लेसन ऑफ माई लाइफ। क्या सर? वो लेसन ये था, वीपिंग इज ए लक्जरी डिनाइड टू मैनी। स्पेशली मैन इन आवर सोसाइटी से। मैं उसको जेंडर पे नहीं लाऊंगा। ओके सर। मैं भी तो आदमी था, आई वॉज ऑल्सो मेल। मैं रो रहा हूँ, ओके सर। फूट फूट के रो रहा हूँ। मैं तो उन 7 को जानता भी नहीं था, मुझे उनका नाम भी पता नहीं था, वो कौन है। मेरी कोई एसोसिएशन थी नहीं, मेरी कोई इमोशनल अटैचमेंट भी नहीं थी। उस आदमी ने शायद उनके साथ ट्रेनिंग भी किया होगा, साथ खाते भी होंगे, वो उनके परिवार में भी सबको जानता होगा। इस हादसे से एक दिन पहले वो शायद कई उनकी बातें होंगी। शायद वो कॉम्बैट जोन में था, वेपन के साथ था, यूनिफॉर्म में था। जो लोग एक दिन पहले रात को स्ट्राइक किए थे वो अभी भी वैली में थे। दे कुड स्ट्राइक अगेन। उस आदमी की अपनी सुरक्षा की जिम्मेवारी, मेरी सुरक्षा की जिम्मेवारी, वो सब थी, तो वो रो नहीं पा रहा था। बिल्कुल। तो मैं फिर वो एक लाइन कहूँगा कि वीपिंग इज ए लक्जरी डिनाइड टू मैनी। राइट। तो मैं एक लाइन यहाँ पे कहूँगा बिफोर वी कंटिन्यू फर्दर। कभी कोई रो रहा हो ना, उसे कमज़ोर मत समझना, उसे कमज़ोर मत समझना। और कोई भी अगर रो रहा हो उसे थोड़ी देर रोने देना, उसको एकदम से चुप भी मत कराना। लेट हिम क्राई, लेट हिम वीप फॉर ए वाइल आर सो, उसके बाद आप उसको चुप कराओ। So that day, while coming from that cremation ground to home, a idea germinated in my mind कि I should go to these 7 homes and tell them कि मैंने क्या देखा था, what happened, या मैंने क्या सुना था। तो बट मुझे उन 7 जन का कभी कुछ मिला ही नहीं, तो मैं कभी उनके पास जा नहीं पाया। तो बट आइडिया इस जर्नी का, जिसे हम वीर गाथा कहें या वीर यात्रा कहें, जो भी कहें, ये यहाँ से आया था। तो पहली फैमिली जो मैंने विजिट की, दैट वाज इन द ईयर 1999, जब कारगिल का युद्ध हुआ था। तब मॉर्टल रिमेन्स भी घर आने शुरू हो गए थे। और एक और चीज़ की, मैं भी थोड़ा बड़ा हो गया था, 5 साल बड़ा हो गया था। तो जो पहली फैमिली में जिनके घर गया था वो ग्रेनेडियर उदयमान सिंह था। ही वॉज जस्ट 19 ईयर्स ऑफ एज, और वो जुलाई 5, 1999 टाइगर हिल्स पे वीर गति को प्राप्त हुआ था। पर सर उस मोमेंट पे जब आपने वो 7 लोगों को, 7 जवानों को ऐसे देखा, तो उस टाइम ऐसा क्या स्पार्क हुआ अंदर कि आपने, मतलब कुछ तो स्पार्क हुआ होगा कि आपने ये डिसीजन भी लिया कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए? इसमें एक तो ये चीज़ जो मैंने आपसे बताई कि यार हम अपने घर वाले इतना कुछ करते हैं, इनके भी तो घर वाले होंगे, उनको पता ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं। एक तो ये चीज़ थी। फिर दूसरी चीज़ थी जो मैं शायद पब्लिकली फिर पहली बार बोलूँगा, क्योंकि आपने पूछा, किसी और ने कभी मुझे इस तरह पूछा ही नहीं। मेरी दादी ना मुझे अक्सर कहती थी कि किसी की अगर अकाल मौत हो ना, तो हम गया जाते हैं, हम कुरुक्षेत्र जाते हैं, उनकी कुछ वहाँ पूजा करनी पड़ती। अकाल मौत मीन्स जो अननेचुरल हो, जैसे जल के, गिर के, एक्सीडेंटल या कुछ ये वो, या जिसका क्रीमेशन प्रॉपरली ना हुआ हो, कुछ वैसा हुआ हो, तो उसकी बड़ी सारी चीज़ें हैं जो करनी पड़ती हैं। ये मेरी दादी मुझे इन वेरियस कन्वर्सेशंस वो मुझे बताती थी। अब मुझे ये लगा कि अभी ऐसे ऐसे हुआ है तो कहीं ना कहीं ये भी तो अकाल ही है, मोटा मोटा, जो मेरी एक अपनी उस टाइम की अंडरस्टैंडिंग थी। राइट। अब जो इनके घर वाले हैं वो यहाँ पे तो है नहीं, ठीक है।
अब उनको पता भी नहीं क्रिमेशन कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, हम्म, जबकि वहाँ पे क्रिमेशन प्रॉपर हिंदू रिचुअल से हुआ। फौज ने पूरी सेरेमोनियल तरीके से किया, पंडित जी भी थे, पिंडदान भी था, मंत्रों का उच्चारण भी था, सब कुछ था। तो मेरा मेन चीज़ एक यही थी कि मैं उनके घर जाके ये बोलूं कि एटलीस्ट आप इस चीज़ को लेके परेशान नहीं होना कि पता नहीं संस्कार कैसा हुआ होगा। ठीक तो है। मैं उनको ये बताना जो उस टाइम पे मेरे मन में था कि जिस तरह हम अपने घर में किसी का करते, हमने उसी पवित्रता से, उसी श्रद्धा से, उसी सब चीज़ से फौज ने और हम सब ने मिलके वैसे ही इनका किया था। तो आप कम से कम उस चीज़ को लेके परेशान ना होना, ये भी एक मेरे जहन में होगा। जहन में था कि हम्म, मुझे ये चीज़ भी जाके उनको बतानी चाहिए। ठीक है। अब सर अगर मैं अभी पूछूं कि अगर मुझे एक आम आदमी जो आपको नहीं जानता हो, जो कि बहुत रेयर केस होने वाला है, बट उसको अगर मुझे बताना हो कि ये विकास मनहास जी हैं, ये क्या करते हैं एंड क्यों करते हैं, उसे मैं क्या बताऊं? मैं क्या करता हूँ मैं फिर आपको बता देता हूँ। आई ट्राई टू रीच आउट टू द फैमिलीज हु हैव लॉस्ट समवन फ्रॉम देयर फैमिली, डिफेंडिंग, मैं मी ही कहूँगा, डिफेंडिंग अस बेसिकली, राइट लड़ाई में, किसी एनकाउंटर में या कहीं पे भी। तो मैं उनके घर जाता हूँ। आई ट्राई टू स्पेंड टाइम विद देम, राइट आई ट्राई टू बी विद देम राइट एज मच एज पॉसिबल। फिर अब जिनके भी आप घर जाओगे वो बहुत सारी कहानियाँ सुनाएंगे, उनके बारे में बताएंगे, वैसे थे, वैसा करते थे, उनके ये थे। तो मैं चुपचाप सुनता रहता हूँ। फिर वो कई बार मुझे जो उनके पसंदीदा खाने होते हैं कि उनको मान लो खीर पसंद थी या उनको परांठे जो भी था, राइट तो देन दे विल कुक दैट फॉर मी, मैं वो सब करता हूँ, वो सब खाऊंगा। अब जैसे कि मैंने 99 से जाना शुरू किया था, तो शुरू में तो कुछ था नहीं। फिर मैं बाहर आके क्या करता था, जैसे कोई मेरा बड़ा करीबी दोस्त है तो मैं उसको सुनाता था, आज मैं ऐसे ऐसे इनके घर गया, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। तो वो चलता रहा टिल आई थिंक 2009 की 10 में सोशल मीडिया आया, राइट फेसबुक आया। तो तब भी मैंने इसके ऊपर कुछ ज़्यादा लिखना शुरू नहीं किया। तो 2016 के आसपास मैंने अपने ही फेसबुक पे एक एल्बम बनाई, लीस्ट वी फॉरगेट, अपने फेसबुक के एक एल्बम बनाई। तो मैंने उसके ऊपर कुछ डालना शुरू किया। फिर किसी ने मुझसे कहा कि ट्विटर पे लिखा करो, उसकी ज़्यादा रीच है। हाँ जी तो ये कहानियाँ जो मैं सुनता गया, मैंने वहाँ पे लिखनी, शेयर करनी, लोगों को बतानी शुरू की। फिर थोड़ा मैं और बड़ा हुआ तो कई बार जैसे किसी गैदरिंग में मुझे बुला लिया, यार विकास तुम गए थे, कुछ मुझे बताओ। फिर किसी स्कूल में मैं चला गया कि दे शुड आल्सो नो कि फ़ौज उनके लिए क्या करती है, कैसे करती है। तो अब जैसे अगर आपने मुझे पूछा कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, तो आई हैव समराइज्ड माई सेल्फ ओनली इट इन 3 वर्ड्स, सोल्जर स्टोरी टेलर। ओके सर एक फौज की, मेरी अपनी कोई कहानी नहीं है। आज जो मैंने आपको पहली कहानी सुनाई 1947 की, अनफॉर्चुनेटली वो मेरी अपनी भी नहीं है, मैं तो तब था ही नहीं। बट कहीं ना कहीं चलो मैं उस फैमिली, उस चीज़ के साथ जुड़ा था। तो मेरी जो भी कहानियाँ हैं सारी फौज की हैं। तो बस जैसे आपने पूछा कि मैं क्या करता हूँ, मैं घर जाता हूँ, कहानी सुनता हूँ, फिर बाहर आके कहानी सुनाता हूँ। राइट सर। एंड सर आज के टाइम में, जैसे अभी हम पॉडकास्ट से पहले भी बात कर रहे थे, हमारे रिश्तेदारी में भी या फ्रेंड सर्कल कहीं पे भी कोई ऐसा डिमाइस हो जाता है या कुछ भी होता है, तो सर हम तो एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं कि यार ना जाना पड़े वहाँ पे। आप में ये एनर्जी, मोटिवेशन, व्हाट इंस्पायर्स यू कि आपको जाना चाहिए, आपको बात करनी चाहिए? यू गेट इंस्पायर्ड व्हेन यू हैव टू अचीव समथिंग। राइट यू नीड एनर्जी व्हेन यू हैव ए ऑब्जेक्टिव समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। इसमें ना तो कोई ऑब्जेक्टिव है, ना इसमें कोई अचीवमेंट है, ना इसमें कोई गोल है जहाँ तक आप जाना चाहते हो, ना इसमें कोई लिमिट है। कोई हायर पर्पस? इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ है ही नहीं। और अभी जैसे कि मैं आई एम अराउंड 47-48 की जो मेरी एज है, अब 99 से अगर मैंने शुरू किया, 25 ईयर्स ऑलमोस्ट आई एम इनटू दिस। तो मैं आधी से ज़्यादा अपनी लाइफ बिल्कुल इसी में हूँ। तो अब वो जो आपका कहना कि वो एनर्जी, वो टाइम, नो, दिस इज़ ए वे ऑफ माई लाइफ। ओके अब मैं उस स्टेज पे आ गया हूँ कि अब मुझे इसके लिए कोई, अब मुझे जैसे अब आप हैं जो, या एक डॉक्टर है, उसको पता कि मुझे सुबह उठ के हॉस्पिटल जाना है, आई हैव टू सी द पेशेंट्स, आई Right. हैव टू सी,
या कोई और जो भी जिस प्रोफेशन में है तो वो वही करता है। तो प्रोफेशन आई एम यूजिंग इट फॉर द लैक ऑफ वर्ड्स। अब मेरे पास कोई राइट वर्ड Right, नहीं है। right, अब मुझे रोज़ ये लगता है कि अच्छा अभी मैं उठाऊँ, अच्छा अभी मुझे इस हफ्ते मुझे इस फैमिली से मिलना है, इस हफ्ते मैं यहाँ जाऊँगा, अभी मैं ये करूँगा। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि मैं अभी साउथ इंडिया गया था, मैं बेंगलोर में कुछ फैमिलीज़ को मिला, मैं चेन्नई में कुछ फैमिलीज़ को मिला, राइट, अभी मैं आज चंडीगढ़ में हूँ। तो आज भी मैं आपके पास आने से पहले मैं 2 फैमिलीज़ को मिला। इनफैक्ट मेरा आइडिया था कि मैं आपके बाद भी एक और फैमिली को मिलूँगा, बट अभी सेकंड फैमिली ने मुझे इतना ज़्यादा खाना खिला दिया कि अब मैं नहीं, मुझे लगता कि आई विल गो फॉर एनी अदर मीटिंग। तो फिर राइट मैं सर। कल कुछ और। तो नाउ इट्स ए पार्ट ऑफ माय लाइफ। तो अब अगर शायद मैं इन फैमिलीज़ को ना मिलूं या ना कुछ करूं तो शायद मैं बीमारी ना हो जाऊं, शायद कुछ और ही ना हो जाए। आप समझ गए? इट्स अ वे ऑफ योर लाइफ नाउ। इट्स ए वे ऑफ माई लाइफ नाउ। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे आने से पहले भी 2 को मिल चुका हूँ। कल का भी एक मेरा एजेंडा है कि मुझे ये करना है। और अगर मैं कहूँ तो अगले 6 महीने का मेरे पास एजेंडा है कि ये। अगर आपसे मैं अब बात करूँ तो हम कब से ही इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश कर राइट, रहे हैं। राइट सर। ऐसा नहीं है कि मैं आपको अवॉइड कर रहा था, ऐसा नहीं है कि आई वॉज ट्राइंग टू टेल यू आई एम सुपर बिजी, नहीं। बट वो सब इतना हेक्टिक सा था कि हो ही नहीं पा रहा था। बिल्कुल सर। तो एवरी डे आई हैव समथिंग आर दी अदर टू लुक अपॉन, टू टॉक, टू राइट, टू स्पीक, टू मीट। बिल्कुल सर। सर जैसे हमने जम्मू की आपने काफ़ी कुछ बातें बता दी एंड आपने 90s का जो भी हुआ था ये सारी बात भी हमने करी। तो सर जैसे जम्मू एंड कश्मीर में पहले आफ्सपा था या बिफोर दिस आर्टिकल 370 हटने से पहले जो कंडीशंस थी या अब जो कंडीशंस है, आप खुद जम्मू से हो सर, इसमें कितना फ़र्क है अभी की सिचुएशन में? जिस दिन आर्टिकल 370 अबॉलिश हुआ, जब सुबह मैं टीवी पे देख रहा था, आप सब भी देख रहे होंगे। राइट, राइट सर। पहली चीज़, मैं जब टीवी पे देख रहा था मुझे देख के यकीन नहीं हो रहा था जो मैं देख रहा हूँ ये सच भी है कि नहीं। हमारी अपब्रिंगिंग ऐसे की गई थी कि अगर आर्टिकल 370 नहीं है तो ये स्टेट ही नहीं है। मतलब हमें भी ऐसा लगता था कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। फिर मुझे उसी डिस्कशन के दौरान मुझे ये पता चला कि बेसिकली ये आर्टिकल 370 या 35A तो कभी पार्लियामेंट में पास हुआ ही नहीं था, जो मतलब कि सब झूठ पे ही था, जो भी था। चलो मैं उस टेक्निकल कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट पे नहीं जाता, बट ये डिबेट्स तो थी, ये है तो है, ये नहीं है तो नहीं है, ये सब कुछ था। तो इस चीज़ को अबॉलिश करके जो एक एम्बिग्विटी सी थी ना कि ये प्लांट मेरा है, आपको लगता था ये मेरा है, ऐसा वैसा था, ये क्लियर हो गया कि ये मेरा ही है। ठीक है। जो हमने एक वो ग्रे सा एरिया रखा था, राइट। वो ख़त्म हो गया। अब सबको क्लियर है कि ये क्या है। एक क्लैरिटी होना लाइफ में बड़ी ज़रूरी होती है। दूसरी चीज़ मैं आपसे कहूँ, अब पिछले कुछ दिनों से या सालों से या महीनों से आपने भी देखा होगा, हमने कभी कश्मीर में हड़ताल नहीं सुनी। नहीं तो आपने भी वो टाइम देखा होगा, कश्मीर में हड़ताल का कैलेंडर जारी होता था। बिल्कुल। अभी हम वो हड़ताल नहीं देख रहे। एक बार एक जापानी हैं, वो मेरे साथ कश्मीर घूमने गए थे। तो अब वो जापान से आए थे तो उनको लगता था कश्मीर में हालात बंद हैं, स्कूल भी बंद होते हैं, कुछ सब ठीक नहीं है। जब हम कश्मीर में 8-10 दिन घूमे तो जब भी स्कूल छुट्टी होती है ना, ही विल क्लिक लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ स्कूल किड्स, स्पेशली गर्ल्स। मैंने कहा आप इनकी फ़ोटोएं क्यों खींचते हो? कहता मैं पूरे जापान को बता रहा हूँ यहाँ बच्चे भी स्कूल जाते हैं। तो ऐसे हालात थे। हाँ, वो इमेज था वैसे। हाँ, अभी नहीं है। अभी देखो G20 भी कश्मीर में हुआ, मूवीज़ की शूटिंग्स कश्मीर में हो रही हैं। अभी वो पंजाब के बड़े फेमस जो सिंगर हैं, 2-3 दिन पहले वो भी कश्मीर में थे, वो भी बड़े आराम से घूम रहे हैं। लाल चौक में जहाँ एक टाइम पे उनको 92 में तिरंगा यात्रा करनी थी, वो नहीं हो पा रही थी। 1-2 आदमियों को खड़ा करके इतनी सिक्योरिटी में तिरंगा इन्होंने वहाँ पे लगाया था। आ जाओ वहाँ पे जाओ तो सब ओपन है। पुलवामा जो मतलब कि हर बैड न्यूज़ के लिए हम रोज़ सुनते थे, वहाँ पर उन्होंने सिनेमा हॉल भी खोल दिया। शोपियाँ में सब कुछ हो गया। तो अभी मेरे से कहना कि बड़ी चेंजेस आई हैं, इट्स पैल्पेबल। गंडोला जो गुलमर्ग में चलता है, जो केबल कार है, जो मुझे बताया गया 2nd की पता नहीं 5 जनवरी तक वो पूरा सोल्ड आउट है, उसमें एक भी टिकट नहीं है।
ये विंटर्स में आज की बात कर रहा हूँ, जो सो टूरिज्म कॉल्ड भी बढ़ गया मतलब जो बहुत सो ज्यादा। कॉल्ड ऑफ सीजन है। 370 से पहले कश्मीर में जो होटल 2,500-3 हज़ार रुपए का मिलता था, आज वो 6-7 हज़ार रुपए का मिल रहा है। राइट। जगह ही नहीं है। अब तो जो मैं अखबारों की ही बात करूंगा, शायद सब ठीक रहा तो ये दिल्ली से ट्रेन भी श्रीनगर लेके जा रहे हैं। शाम को आप दिल्ली बैठेंगे और सुबह आप श्रीनगर पहुंच रहे हैं। और बताइए आपको क्या चाहिए? यस आज ना कोई पत्थर मार रहा है, बच्चे भी सारे स्कूल जा रहे हैं। जो हम वो नारे सुनते थे, हमको क्या चाहिए, आज़ादी, वही बच्चे आज सब कुछ ठीक से कर रहे हैं। यानी कि वो सारा एक मैनेज्ड शो था, एक मैनेज्ड हर चीज़ थी, एक इंडस्ट्री थी। जो अगर सर मैं कहूँ, उस वक्त ये इतना ज्यादा हेट्रेड, ये पत्थरबाजी एंड एवरीथिंग, ये क्यों होता था आर्मी के साथ? देखो वो क्या क्योंकि माइंडसेट था ऐसा? क्योंकि देखो, जब वो 80s 90s में शुरू हुआ ना, आपने उसको कंट्रोल ही नहीं किया, आपने उसको बिगड़ने दिया, आपने उसको बिगड़ने दिया। फौज को बड़ा आपने कंट्रोल करके रखा, फौज को हर चीज़ को लेके आपने बड़ा लिमिटेड में रखा। और उस टाइम पे मैं फिर एक और चीज़ कहूँगा, जैसे आप शाम को रोज़ गार्डन में अपने जितने भी मच्छर मारो, अगले दिन शाम को फिर उतने होंगे। तो बात कश्मीर की वही थी। उसको पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा क्या, पाकिस्तानी उसको सपोर्ट करता था, उसको फीड करता था, सब कुछ करता था। हमने मीन्स जो भी सरकार की पॉलिसीज़ रही, आज पाकिस्तान को अपने सर्वाइवल की प्रॉब्लम्स आ गई हैं। राइट सर। इफ़ यू एंगेज एनिमी इन हिज ओन टेरिटरी, तो फिर उसका ऑफ कोर्स कश्मीर पे अभी भी उसका इन्फ्लक्स है, सब कुछ है, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं है। अब उसका अपना सर्वाइवल इज़ एट स्टेक। जैसे कल भी कहीं पे तो उसके 16-17 सोल्जर्स मारे गए हैं पाकिस्तान में। तो उसका जो कश्मीर पे थोड़ा सा फोकस कम हुआ। और इन्होंने जो जो हमारी यहाँ की गवर्नमेंट्स रही होंगी, उन्होंने भी कश्मीर में बड़ा ज़्यादा फोकस किया। तो कहीं ना कहीं हर कोई क्या चाहता है, एक अच्छी लाइफ, अच्छा खाना पीना, अच्छी पढ़ाई, अच्छी मेडिकल केयर, अच्छी जॉब्स, अच्छी एम्प्लॉयमेंट, वो सब इन्होंने क्रिएट किया। तो कोई व्हाई विल समवन डू एनी सच बट सर थिंग्स? देर आर सेक्शन ऑफ पीपल, देर इज अ सेक्शन ऑफ पीपल जो अभी भी शायद इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते हैं। आई वुड नेम एनी देखो सेक्शंस, मैं आपको बट वो एक और, माइंडसेट ऐसा क्यों है जब उनको दिख रहा है कि सामने यार सिचुएशन, उनका खुद का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है? मैं उस पे भी आपको एक चीज़ कहता हूँ। तो वो लोग अगर इंडिया के साथ रहना नहीं चाहते, अब जैसे 2 दिन पहले विराट कोहली ने कहा मैं इंडिया में नहीं रहना चाहता, तो वो यूके जा रहा है ना, तो ये लोग क्यों नहीं जा रहे? विराट कोहली सेड कि आई वांट टू गो एंड सेटल इन यूके, आई रेस्पेक्ट हिज डिसीजन, ठीक है ना, ही इज गोइंग। तो आप जिन लोगों की बात कर रहे हो, वो भी इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते। हमने विराट कोहली को नहीं रोका, हम उन्हें थोड़ी रोकेंगे। एक सिस्टमैटिक वे में जाओ फिर। जाओ फिर। अब अगर मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ तो आई शुड वॉक आउट ना। राइट सर। जबकि उनको इंडिया में हर कोई प्यार करता है। बिल्कुल सर। मैं भी उनको एडमायर करता हूँ, डेफिनेटली सर। बट एट द सेम टाइम आई रियली रेस्पेक्ट हिज डिसीजन, दैट इज हिज पर्सनल डिसीजन एंड वी नीड टू रेस्पेक्ट इट। इतने लोग जाते हैं इंडिया से बाहर, तो वी शुड नॉट, मैं ये थोड़ा आउट ऑफ वे कह रहा हूँ, हमें विराट कोहली के ऊपर सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। ही प्लेड फॉर इंडिया। राइट सर। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं यूके के लिए खेलूंगा। ही प्लेड फॉर इंडिया, ही मेड अस हैप्पी। उन्होंने हमारे लिए कई सारे टूर्नामेंट्स जीते। ही हैज हिज पर्सनल लाइफ आल्सो। राइट सर। तो जो आपने सवाल पूछा कि जो लोग और इंडिया में रहना नहीं चाहते, तो अब तो उनके पास एग्जांपल भी है विराट कोहली की कि दे कैन आल्सो अप्लाई फॉर। और वो जिन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं वहाँ पे तो वीज़ा की भी प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। अफगानिस्तान या पाकिस्तान या बांग्लादेश, यहाँ वहाँ वो जाना चाहते हैं तो दे आर फ्री टू गो। डेफिनेटली। मैं तो विराट कोहली को नहीं रोक पाया, ना मैं रोकना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, वेरी वेल पुट। हाँ। एंड सर जो हम एक ये देखते हैं कि सिविलियन और जो एक डिफेंस पर्सनल रहते हैं, इनके जो सोच में, या फिर आई डोंट नो, जो सिविलियंस हैं क्या वो समझ पाते हैं सोल्जर्स या डिफेंस पर्सनल्स की स्ट्रगल्स? देखो, जैसे अगर मैं आपके सवाल को ठीक से समझूं, आप एक ये बता रही हैं कि देयर इज अ गैप बिटवीन दिस राइट टू। राइट राइट सर। मैं कहता हूँ ये गैप होना चाहिए। क्यों सर? फौज एक बड़ा एक अलग सी चीज़ है जो सबको पता नहीं चलनी चाहिए। पहले तो फौज बड़ी क्लोज थी, बड़ी कंजर्वेटिव थी, अब तो फिर भी बड़ी ओपन हो गई। तो मैं नहीं चाहूँगा कि इससे ज़्यादा ओपन हो। फौज का काम एक अलग है, फौज का एक थॉट प्रोसेस एक अलग है।
और उनका जो भी कुछ है वो सब अलग है। हम सिविल के साथ अगर वो मिक्सअप हो गए फिर वो कुछ नहीं कर पाएंगे, जो मुझे एक मेरी पर्सनल एक मेरी वो फीलिंग्स है। तो जैसे आपने कहा कि क्या सिविलियन ये समझ पाते हैं कि फ़ौज की क्या प्रॉब्लम्स हैं, मैं यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। ये मैंने अभी थोड़े दिन पहले रियलाइज़ की। मैं द्रास गया था, बटालिक वाली साइड गया था। Okay. ये कोई दो महीने पहले मैं वहाँ पे था। तो मुझे कुछ सोल्जर्स से इंटरेक्ट करने का मौका मिला, उनको जानने का मौका मिला, और मुझे पता चला कि अभी इंडक्शन होगी। इंडक्शन का मतलब जो हमारी फॉरवर्ड पोस्टें हैं पहाड़ों पे, 13,000 फुट, 14,000 फुट, 15,000 फुट, कहीं 18,000 फुट, 19,000 फुट, अभी उनमें जो सोल्जर्स जाएंगे बंकर्स में रहेंगे, विंटर्स में तो बर्फ़ पड़ेगी, वो सारे कट ऑफ हो जाएंगे। कट ऑफ होने का मतलब जब मैंने उनसे पूछा कि ये जो अभी लड़का ऊपर जाएगा उस पोस्ट पे रहेगा, तो जैसे नवंबर में जाएगा तो वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के बाद वो कभी नीचे उतरेगा। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ। किसी भी ह्यूमन बीइंग की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले हवा। राइट। अगर हवा नहीं है तो हम कुछ पल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते। वहाँ पे हवा भी नहीं है। 2 फूड, पानी, पानी या वहाँ पानी भी नहीं है। वो नहीं। बर्फ़ पिघला रहे होंगे अभी, और बर्फ़ पिघला के मेल्ट करके वो पानी पिएंगे। तीसरा आपने खुद ही कहा फूड, फूड। वहाँ खाना भी नहीं है, वो टिन्ड फूड खाएंगे जो हेल्दी नहीं है। 3 चीज़ें ये हो गई। बिजली, वहाँ बिजली भी नहीं है। सड़क, वहाँ सड़क भी नहीं है। एक रिक्वायरमेंट जो आज की है इंटरनेट, वहाँ इंटरनेट भी नहीं है। आप समझ रहे हो उसकी कितनी स्ट्रगल है। और कुछ मीटर की दूरी पे एक हॉस्टाइल एनिमी है। और जो मुझे बताया गया वहाँ से जब ये लड़का नीचे उतरता है जून में, जुलाई में, अगस्त में, डिपेंडिंग अपॉन हिज पोस्ट, कब वहाँ बर्फ़ कम होती है, वो कुछ ना कुछ परमानेंट डैमेज लेके आता है। हेयरिंग लॉस हो जाता है, आपका इंडाइजेशन हो जाता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हो, आपका मेमोरी लॉस होता है, आपके हार्ट में कुछ इश्यूज़ हो जाएंगे, आपकी कई सारी चीज़ें होंगी। और ये पीस टाइम है, इस टाइम पे तो लड़ाई है ही नहीं ना, हमें लगता कुछ हो ही नहीं रहा। पर सोचो वो लड़का जो अभी भी, जब हम ये बात रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो वहाँ पे क्या कर रहा होगा, जस्ट इमेजिन। राइट सर, वेरी डिफिकल्ट। और उसका जो एकमात्र एक होप है, दैट इज़ आर्मी एविएशन, हेलीकॉप्टर्स, जो कभी कभार वहाँ पहुँचेंगे, जाएंगे। तो जब हेलीकॉप्टर वहाँ पे आता वो उनके लिए बड़ी एक वो थी कि आज कुछ तो आ रहा है। मैं एक बार एक किसी एविएटर पायलट से श्रीनगर में बात कर रहा था, उसने मुझे ये बताया कि एक दिन मैंने श्रीनगर से अपने हेलीकॉप्टर उड़ाया और मुझे कहीं दूर लाइन ऑफ कंट्रोल की पहाड़ की चोटी पे जाना था। अच्छा। एंड ही आस्क्ड मी, तुम्हें पता मैं क्या लेके जा रहा था, क्यों मुझे कॉल आया और मैं क्या लेके जा रहा था? क्या? तो मैंने पूछा सर क्या? ही सेड कि उनके पास वहाँ माचिस नहीं थी। ओके। अब आप कहीं खाली माचिस, माचिस का मतलब अगर माचिस नहीं है तो उनके पास पानी भी नहीं है, बिल्कुल। माचिस नहीं है तो उनके पास खाना भी नहीं है, माचिस नहीं है तो उनके पास हीटर भी नहीं है, माचिस नहीं है तो उनके पास कुछ भी नहीं है। वहाँ माचिस कोई कैंडल जलाने के लिए नहीं चाहिए, आपको पानी भी पीने के लिए वो बर्फ़ मेल्ट करनी है, आपको खाना भी खाने के लिए गर्म पानी चाहिए जिसमें आप वो टिन्ड फूड सोक करके खाओगे। इमेजिन ए हेलीकॉप्टर फ्लाइज फ्रॉम, सी द डिपेंडेंसी ऑफ दोज पीपल, और वो वहाँ पे खड़े हैं, मुस्तैद हैं, एंड दे आर डिफेंडिंग यू। ये एक आम आदमी समझ ही नहीं सकता। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ अगर आप मेरे से एक रात भी या 2 दिन तो बड़ी बड़ी बात, अगर आप एक दिन भी मुझे इंटरनेट से ही दूर कर दो, जो कि मेरी ज़रूरत 10 साल पहले थी नहीं, तो शायद आपको मुझे किसी डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। बड़ा अनयूजुअल सा बिहेव कर रहा है। राइट। आप समझ रहे हो? लग्जरी सर अब शायद नेसेसिटी बनती जा रही सोचो है। वो लड़का जो 6 महीने पहले तक इंटरनेट पे था, अब वो नहीं है। जी सर। मैं तो पानी, हवा, खाने की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। इंटरनेट जिसके बिना मुझे कुछ होगा ही नहीं, बट आई एम सो डिपेंडेंट। मुझे अभी भी लग रहा है कि पता नहीं मेरे फ़ोन पे क्या कुछ आया होगा, ये कब ख़त्म हो, तो मैं जाते ही सबसे पहले वही देखूंगा, मैं आपकी तरफ नहीं देखूंगा। तो दैट इज़ द स्ट्रगल। और ये वो स्ट्रगल है जिसमें लड़ाई नहीं है, मैं लड़ाई की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। एवरीडे स्ट्रगल्स हैं ये तो उनके। हाँ, ये तो स्ट्रगल भी नहीं है, दिस इज ए नॉर्मल, ये तो पीस टाइम है।
अगर अभी कुछ वहाँ पे किसी लड़के को कुछ हो जाए, हम क्या कहेंगे, अरे हार्ट अटैक हो गया उस लड़के को। हमें क्या पता कि वो पिछले 3 महीने से टिंड फूड खा रहा था, पिछले 3 महीने से वो बर्फ़ का पानी पी रहा था, पिछले 3 महीने से वो इतनी कम ऑक्सीजन में था और माइनस टेम्परेचर में था, तो हार्ट अटैक तो हो ही सकता है ना, ब्लड प्रेशर तो शूट अप हो ही सकता है। राइट। और हम कहेंगे ये तो फिजिकल कैजुअलिटी है, लड़ाई में थोड़ी था। ये हम बात करें फिजिकल स्ट्रगल्स की, जो सर एक मेंटल, आजकल मेंटल डिसऑर्डर्स, मेंटल इलनेस बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग रहता है, सब कुछ, हर इंसान को मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो क्या सर सोल्जर्स को भी ये मेंटल डिसऑर्डर्स रहते हैं, होते हैं? वैसे आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस, बट दे आर मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट्स वाई दे आर सस्टेनिंग देयर। राइट सर। और हमारी जो एक इंडियन आर्मी है, ये ऑफिसर लेड आर्मी है, तो उस पोस्ट पे अफसर भी होगा जो बाकी सबको मोटिवेट कर रहा कि वी हैव टू देयर। बट सर दे आर ह्यूमंस ना, जब अपने सामने, जैसे वॉर से भी कोई वापस आता है जिसने अपने सामने इतनी डेथ, इतनी बुरी, आई डोंट नो क्या क्या होता देखा होगा, होता है, हाँ, राइट। तो सर वो कुछ तो रहता होगा उनके नहीं साथ। बिल्कुल रहता होगा, हाँ। रहता होगा, बिल्कुल रहता हम्म, होगा। हम्म, एंड अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडियन आर्मी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम राइट जो सर। पोस्ट ट्रॉमेटिक चीज़ें होती हैं, हम हाँ। इन चीज़ों के ऊपर हमारा ऐसा कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कोई सेटअप है या कभी हमने इस चीज़ के ऊपर इतना कुछ सोचा है। हमने यू आर राइट कि ऐसी चीज़ें बिल्कुल होती हैं, तो होना कई चाहिए लोग सर। शौक में चले जाते हैं। राइट सर। कई लोग, जैसे मैं, हमारे जम्मू से थे मेजर अजय सिंह जसरोटिया, ओके। जो 13 जैकरिफ में थे, वो कारगिल की लड़ाई में मारे गए थे। जब मैं उनके पिताजी से मिला था, तो उनके पिताजी वो भी बीएसएफ से रिटायर्ड थे। उस टाइम पे खैर वो सर्विंग डीआईजी आईजी थे। तो उन्होंने मुझे एक लाइन कही थी कि जब पहली बार गोली आती है ना, आपके कान से निकलती है, जो मर्जी हो वो सुन्न हो जाता है। सुन्न होने का मतलब वो थोड़ी देर के लिए थम जाता है, कोई 1 सेकंड में ही उससे बाहर आ जाता है, कोई 1 मिनट के बाद उसमें से बाहर आता है, कोई 1 घंटे के बाद उसमें से बाहर आता है, कोई 1 दिन के बाद उसमें से बाहर आता है, कोई 1 महीने बाद उसमें से बाहर आता है, और कोई कभी भी उसमें से बाहर नहीं आता। तो ये ऑफ कोर्स मेंटालिटी पे इफ़ेक्ट करता है, ये चीज़ें होती हैं। जैसे एक एग्जांपल है, मुझे वो एग्जैक्टली साइकोलॉजी आपको समझानी नहीं आएगी। जब ये हिटलर का टाइम था ना, जो उन्होंने, आपने उनके वो कंसंट्रेशन कैंप्स और वो सब सुने होंगे। राइट सर। तो वो क्या करते थे, जैसे एक कमरे में लोगों को भर देते थे जो प्रिजनर्स ऑफ वार होते थे। जब कमरा भर गया, वो और उसमें ठूस रहे हैं, अब वो इतना भर गया कि अब लोग को बैठने की जगह नहीं, अब सब उसमें खड़े हैं, सोना भी खड़े खड़े ही है। अब और ज़्यादा उन्होंने अंदर ठूस दिए, अब खड़े होने की भी जगह नहीं, अब उसके ऊपर ऊपर हैं वो, अब और ज़्यादा ठूस दिए, कुछ उसमें मतलब कि दम घुट के ही मर गए। बिल्कुल। अब जब वो इतना ज़्यादा कंजस्टेड हो गया, फिर कुछ को गैस चैम्बर्स में जाके वो जला देते थे, क्यों कि अंदर जगह खाली हो। तो 4 साल ये सब चला। तो एक सोल्जर था पोलैंड का, मैं उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आएगा, ही सर्वाइव्ड वो 4 साल, वो कंसंट्रेशन कैंप, तो उसने वो सब कुछ सर्वाइव किया, हर चीज़ की। तो जब वो छूटा, जब वो वापस, पोलैंड की राजधानी है वर्सा मेरे ख्याल से, जब वो वहाँ पे आता है, वो देखता है, अब उसको ये लगा कि मैं पोलैंड के लिए मैंने लड़ाई लड़ी, मैं 4 साल जर्मन्स के, हिटलर के वो सब कैंप्स में रहा, मैंने वो सब बर्दाश्त किया, मैंने देश के लिए सब कुछ किया। पर जब वो पोलैंड की राजधानी पे आता है, वो देखता है दुनिया सब नॉर्मल चल रही होती है, उसकी तरफ ना कोई ध्यान नहीं देगा। हाँ, तो वो ये सोचता कि यार मैं लड़ किसके लिए रहा था, वाई आई वॉज डूइंग ऑल दैट स्टफ। तो सोल्जर ने एक थ्योरी दी है ह्यूमन साइकोलॉजी की, ये जो मुझे नहीं आएगी, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आएगा। तो मोस्टली आप वही चीज़ की बात कर रहे हो। तो हमारे सोल्जर भी कई बार जब बाहर आते हैं, वो बड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, जैसे हमें ये लगता कि वो सोसाइटी में एडजस्ट नहीं होते, हम बड़ी बार ये बोलते हैं, बट वो गलत नहीं होते। दे हैव कम फ्रॉम ऑल दिस, मैंने पीस टाइम का आपको स्ट्रगल बताया, जो राइट नाउ आर सोल्जर्स आर गोइंग ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल। लड़ाई की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ जी सर। फिर जब वो ये सब कुछ करके, मान लो कोई चंडीगढ़ का ही लड़का है, जब वो अगले साल जून जुलाई अगस्त में नीचे उतरेगा और अब वो चंडीगढ़ आएगा और वो यहाँ पे आके देखता कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नहीं नॉर्मल, तो अच्छी बात है, सब नॉर्मल है, बट हाँ रे सब पीसफुल था, मतलब कुछ था ही नहीं, लड़ाई तो थी नहीं, तुम बस मुफ्त की सैलरी ले रहे हो, तुम्हारे पास कैंटीन कार्ड है, तुम्हें शराब मिलती है, तुम गोल्फ खेलते हो। जब हम ये सारी बातें उसको कहेंगे
तो वो कहेगा यार तुम भी कभी 2 दिन मेरे साथ आके वहाँ पे रहो। बिल्कुल। अब देन फिर वो आपके साथ गैप क्यों ना मेंटेन करे? जो आपने कहा कि ये गैप है, वो समझा भी नहीं पाएगा कि मैं क्या करके आया हूँ। जी सर। मैंने आपसे कहा कि मैं एक रात बिना इंटरनेट के नहीं रह पाऊंगा, वो 6-7 महीने से बिना हवा के हैं, बिना पानी के हैं, बिना खाने के हैं, बिना सड़क भी नहीं है, वहाँ बिजली भी समझो नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ लिमिट में ही है, और एक डिस्टेंस पे आपका हॉस्टाइल एनिमी है, वो कब क्या करे आपको पता ही नहीं। आइडिया नहीं। बिल्कुल सर। सर ये गैप, ये डोंट यू थिंक गवर्नमेंट इसमें कुछ कर सकती है, या गवर्नमेंट इनफ कुछ सपोर्ट मेथड्स हैं जो मिल रहे हैं सोल्जर्स को, या जो शहीद हैं इनकी फैमिली को कितना सपोर्ट मिल रहा है या कितना मिलना चाहिए? मैं एक चीज़ इस पे कहूँगा, जितना मैंने वर्ल्ड को देखा, वी आर वन वेरी गुड कंट्री हु टेक्स केयर ऑफ दिस फैमिलीज। हम्म, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, हम्म, हम शायद वन ऑफ द बेस्ट हैं हम्म, जो अपना इनका सबसे अच्छे से ख्याल रखते हैं। मैं थोड़ा सा एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। अनफॉर्चुनेटली अगर हम आज किसी सोल्जर को खोएं या खोते हैं, जब भी कुछ होता है, अगर उसकी शादी हुई है ना, तो उसकी वाइफ को उसकी 100% सैलरी मिलेगी। फिर कल को जो पे कमीशन आएंगे और इंक्रीमेंट्स आएंगे वो सब वो उसको सब लागू होते मिलेगा। हैं। अगर उसके बच्चे हैं तो 2 बच्चों तक की पढ़ाई सरकार करवाएगी, ग्रेजुएशन तक की, हम्म, ठीक है। हम्म, उसके जो बच्चों का मेडिकल भी होगा, लेडी का तो लाइफ लॉन्ग मेडिकल है, बेटे का मेडिकल 25 ईयर्स तक होगा, हम्म, बेटी जब तक वो शादी नहीं करती। ओके। और अगर शादी के बाद अगर अनफॉर्चुनेटली सेपरेशन हो जाता है या वो विडो हो जाती है या कुछ भी डिवोर्सी हो जाती है, शी इज़ ऑल्सो एंटाइटल्ड फॉर पेंशन लाइफ लॉन्ग। ये सब करते हैं। अगर उनके माँ बाप हैं, जैसे अगर उसकी शादी नहीं हुई है, तो पेरेंट्स गेट 70% ऑफ हिज सैलरी। ओके। पेरेंट्स को भी मेडिकल अलाउड है, वो सब कुछ है। अब पेरेंट्स की खैर पढ़ाई वगैरह तो होती नहीं है। राइट सर। लेकिन प्रॉब्लम हमारी यहाँ पे कहाँ पे आती है, जब सोल्जर मैरिड होता है फिर हम पेरेंट्स को कुछ नहीं देते, हाँ, सिर्फ वीर नारी को जाएगा वो। हम नेक्स्ट ऑफ किन में सब कुछ वीर नारी को ही देते हैं। बट इस पे पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी चर्चा हो रही है, शोर हो रही है, हर कोई अपने अपने तरीके से इस पे बात कर रहा है। तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि जो लोग जो हु आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, दे विल लुक इनटू दिस राइट सर। एंड कुछ ना कुछ इस पे आना चाहिए। बट ओवरऑल अगर मैं कहूँ, वी टेक केयर ऑफ आवर सोल्जर्स वेरी वेल। जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा, अभी कोई 3-4 साल पहले एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, अच्छा। उसमें वी लॉस्ट 1 इंडियन ऑफिसर, वो हिमाचल के ही थे, और उनके साथ एक ऑफिसर था वो भूटान का था। ठीक है। 1 पायलट वाज भूटान का और एक पायलट इंडिया का इंडियन। था। तो हमारा एयर क्रैश हो गया, वी लॉस्ट बोथ ऑफ देम। आई एम इन टच विद बोथ द वीर नारीज, जो भूटान की हैं हमारी, ओके। मैं उनके साथ भी टच में हूँ, और जो इंडिया की हैं वो तो चलो हमारी अपनी ही है। तो इंडियन दैट वीर नारी इज गेटिंग फुल सैलरी ऑफ हर हस्बैंड, राइट। ठीक है। शी गॉट कंपनसेशन फ्रॉम स्टेट सेंटर, जो भी कुछ था उनके बेटे की पढ़ाई का, जो मैंने कहा वो सब उसके ऊपर लागू है। ठीक है। भूटान की वो जो लेडी है, शी गॉट नथिंग, उसे कुछ भी नहीं मिला, उसे पेंशन भी नहीं मिलती, उसे कंपनसेशन भी नहीं मिली। ये मैं छोटी सी एग्जांपल एक आपके सामने रख रहा हूँ। मतलब आवर गवर्नमेंट इज डूइंग अ गुड जॉब इस सब यस, में। बट स्टिल देयर आर सर्टेन गैप्स, देयर आर सर्टेन थिंग्स, जैसे कि मैंने ये पेरेंट्स वाला इशू बता दिया। और एक और, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस सर? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? क्योंकि अगर उसकी वाइफ जो वीर नारी है, पूरी सैलरी उनको मिल रही है और वो सेपरेट हो जाती है, शी डिसाइड्स कि वो अपने मायके चले जाती है, अपने मदर फादर के पास चल जाती है, तो उनके मदर फादर का क्या होता है जो शहीद हुए हैं? देखो अभी तक तो कुछ नहीं होता, तो बट जैसे अगर आपने मेरा टेक पूछा, वी नीड टू टेक केयर ऑफ देम आल्सो। राइट सर। हमें उन्हें भी एक कोई इकोनॉमिक कमेटी बैठ के इसको डिसाइड कर सकती है कि उनके इतने खर्चे हैं, उनका इतना सब कुछ है, उनका भी मेडिकल होना चाहिए, उनका भी सब कुछ होना चाहिए, एंड दे नीड टू बी अकोमोडेटेड। हम उनको इस तरह छोड़ नहीं सकते, ये रॉन्ग डिसीजन है जिस किसी का भी है। राइट सर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इस पर एक चीज़ है, मैं खुद ही आपको बोलता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले कैप्टन अंशुमन का एक इशू आया था जो बड़ा ज़्यादा न्यूज़ में आया। मैं यहाँ पे पहले कुछ कैप्टन अंशुमन के बारे में बताना चाहूँगा। जी सर, बिल्कुल। जब वो लड़का 12th में था, वो फौज में जाना चाहता था, और उसकी मदर उसको बड़े उससे ना मतलब कि पढ़ा के कुछ अच्छा बनाना चाहती थी,
दोनों का ये था। राइट सर। तो 12th की पढ़ाई शायद उन्होंने कपूरथला से की थी, पंजाब से। उससे पहले वो मिलिट्री स्कूल चैल में पढ़े, 12th में वो यहाँ पे आए। तो उसने जब एनडीए का एग्ज़ाम लिखा, उसका एनडीए क्लियर हो गया, सब कुछ हो गया, बट उसकी मदर उसको एनडीए में भेजना नहीं चाहती थी। उनका था कि नहीं, तुम डॉक्टर बनो, कुछ अच्छा और करो, ओके। तुम एनडीए मत जाओ। तो उसने अपनी मम्मी की बात मानी। उसका आईआईटी मंडी में उसका सिलेक्शन हुआ, बट वहाँ पे उसको अपने मन मुताबिक जो स्ट्रीम थी वो नहीं शायद मिली। उसे नहीं मिली। तो इन बिटवीन ही गॉट एडमिशन इन एनआईटी, जो जलंधर में है ना हमारा, वहाँ पे उनको अपना मन मुताबिक स्ट्रीम स्ट्रीम मिली। मिल गया। ही जॉइंड एनआईटी जलंधर। वहाँ पे अभी उनको पढ़ते कुछ दिन हुए थे, उनका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रांची में सिलेक्शन हो जाता है। अब वो एनआईटी जलंधर छोड़ के जीएमसी, मेडिकल अब कॉलेज। एमबीबीएस इंडिया में ऑफ कोर्स एक अच्छा ही माना जाता है, तो वो मेडिकल कॉलेज रांची में पढ़ने आते हैं। जब वो रांची में मेडिकल कॉलेज पढ़ने जाते हैं, इन बिटवीन उसका एएफएमसी पूना क्लियर हो जाता है, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। तो वो अपनी मम्मी को बोलते हैं, मम्मी देखो अब मैं जीएमसी भी छोड़ देता हूँ, अब तो वहाँ पे आपका डॉक्टर का सपना भी पूरा हो जाएगा और मेरा फ़ौज में जाने का जो एक ड्रीम है वो भी पूरा हो जाएगा। तो अगर मैं कहूँ तो 2-3 महीनों में इमेजिन हाउ इंटेलिजेंट ही वॉज। राइट सर। उन्होंने एनडीए क्लियर किया, उन्होंने आईआईटी क्लियर किया, उन्होंने एनआईटी क्लियर किया, उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज क्लियर किया, उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज क्लियर किया। जी ये सर। 5 एग्जाम। ऑल प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस। इसमें से मेरे जैसे लोग तो एक भी नहीं क्लियर कर पाते। हम कहते हैं 5 में से कहीं अगर एक में भी हो जाए तो मेरे घर वाले तो ना जाने क्या कुछ कर लेते। पर चलो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू Right, पुट हाउ फोकस्ड इंटेलिजेंट ही वॉज। इससे आपको उनका ये पता चलता है, और उनकी मम्मी कितनी कीन थी उनको पढ़ाने में, ये सब कुछ करने में। ठीक है, वो एएफएमसी जाते हैं, डॉक्टर बनते हैं। फिर जब वो सियाचिन में पोस्टेड थे, तो जब आग लगती है तो एज ए डॉक्टर ही वेंट टू रेस्क्यू पीपल। जो उनके साथ के जवान थे उन टेंट्स में, अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम, और उनकी ब्रेवरी को भी फौज ने बड़े हाईली डेकोरेट किया और उन्हें कीर्ति चक्र दिया गया। ही वॉज मैरिड, उनकी वाइफ भी पंजाब से ही है। अब इशू कब हुआ जो टीवी पे बहुत ज़्यादा आया, जो आप सबने भी देखा, जब कीर्ति चक्र उनको देना था, तो आंटी और उनके फादर, नहीं, उनकी वाइफ, दे बोथ वेंट टू द राष्ट्रपति भवन। अच्छा। अब अगर आप वो तस्वीर भी देखें, मैंने भी वो तस्वीर देखी है, तो राष्ट्रपति जो हमारी हैं वो कीर्ति चक्र एक दे रही हैं, जो उनकी वाइफ ने पकड़ा, माँ के हाथों खाली है ना। हाँ, राइट सर, राइट। तो जब वो सेरेमनी के बाद जब वो बाहर आती हैं, तो अब देखा जाए, अब अनफॉर्चुनेटली वो दोनों साथ तो रह नहीं रही हैं। मान लो हम 2 ही साथ जाते हैं, बिल्कुल सर, और एक अवार्ड दिया जाता, वो आपके हाथ में है, अब मेरे हाथ में नहीं है। अब बाहर आके तो आप अपने घर चली जाती हैं, मैं मेरे घर आ जाता हूँ, तो मेरे घर वाले कहेंगे कि तुम लाए क्या, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था ना। तो मैं यहाँ पे उस वीर नारी को गलत नहीं कहूँगा, शी डज, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। यहाँ पे गलती अगर मैं कहूँ, वो लोग जो ये सब डिसाइड करते हैं, जो ये सब प्लान करते हैं, अगर एक माता है और एक वाइफ है, हु स्टॉप्स अस फ्रॉम गिविंग टू कीर्ति चक्राजना? क्या लगता है आपका? आप एक कीर्ति चक्रा मदर को भी दे देते, एक कीर्ति चक्रा आप वाइफ को भी दे देते। जी सर। ये तो झगड़े वाली बात है ना। आपकी और मेरे, आप कहोगी जी मैं लूंगी, मैं कहूँगा जी मैं लूंगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, क्योंकि जब भी आप इस तरह अवार्ड लेने जाते हो, तो आपकी यूनिट का सीईओ भी आपके साथ चलता है, जो उसकी भी तो एक अटैचमेंट है ना। हमारी पलटन का है। मैं तो कहता हूँ कि एक मेडल उस सीईओ को भी देना चाहिए, यूनिट का भी तो वो मेडल है। आप खाली एक देके एक अपने कि हमने कीर्ति चक्र दे दिया, बाद में अब आप देखो आपने क्या करना है, दैट इज रॉन्ग। वी नीड टू इवॉल्व, वी नीड टू थिंक। एक टाइम था, जॉइंट फैमिलीज थी, हम सब साथ में रहते थे, बात अलग थी। तो वो जो तस्वीर भी है, अगर आप अभी भी गूगल पे जाके देखेंगे, मदर के भी ऐसे हाथ हैं उस तस्वीर में। शी इज ऑल्सो ट्राइंग टू होल्ड इट, बट शी इज नॉट होल्डिंग इट। वी नीड टू बी सेंसिटिव विद दीज सेंसिटिव मैटर्स। राइट सर, बिल्कुल। आपको 2 मेडल्स देने में या 3 मेडल्स देने में देयर इज नो हार्म। मेडल तो बेसिकली हम कैप्टन साहब को ही दे रहे हैं ना, मैं और आप तो जस्ट लेने गए हैं। राइट सर। बट जब हम 2 साथ नहीं रह रहे हैं, जितना वाइफ का राइट है उतना मदर का भी है।
मैं ही थी एज ए मदर जो रात रात भर उसको पढ़ाती रही, मैंने ही उसको IIT नहीं समझो जाने दिया, मैंने उसको ये नहीं करने दिया, मैंने ही उसको वो करने नहीं दिया. आई स्ट्रगल्ड होल ऑफ माई लाइफ टू मेक हिज कैरियर एंड व्हेन ही इज बीइंग ग्लोरीफाइड मैं बस ऐसे हाथ फैला के खड़ी हूँ. उनका कहना भी ठीक है, बिल्कुल बट उसमें जो उनकी वाइफ है उसका भी कुछ गलत नहीं है. हमने उसको दिया, वो कोई छीन के तो नहीं लेके जा रही. अब शी इज ऑल्सो राइट, भाई मेरे हस्बैंड का है, आई एम इन फुल सपोर्ट विद दैट गर्ल ऑल्सो. वो भी नहीं उससे पार्ट अवे होना चाहती. शी इज ऑल्सो राइट, शी हैज ऑल्सो इमोशंस विद दैट. उसका भी तो हस्बैंड है, उसने भी अपना लाइफ पार्टनर खोया है. तो आप एक चीज देख के हम दोनों में झगड़ा क्यों करवा रहे हो? मे बी सर व्हाट आई फील, जैसे ये किस्सा भी उठा है तो न्यूज़ में ऑब्वियसली आया, बट द थिंग इज मुझे ऐसा लगता है कि अब छोटा सा कोई भी वो होता है ना चिंगारी, पूरा उसको आग लगने में शायद सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है. राइट. कि अगर सोशल मीडिया में लोगों ने वो कमेंट ही नहीं करे होते क्योंकि वो उसकी वाइफ को तो गालियां दे रहे हैं. नहीं वो गलत है. हाँ वही मैं बोल रही हूँ, वो सोशल मीडिया में वो ना वो हो जाता है, या तुम इस तरफ हो या मैं यू हैव फिर टू चूज आपके साइड्स. माध्यम से एक चीज कहूंगा, मैं उस लड़की से अभी तक मिला नहीं हूँ, हो सकता है कभी मुझे मिलने का मौका मिले. मैं बिना मिले एक चीज कहूंगा, वो गलत नहीं है. डेफिनेटली सर. हमें उन्हें गालियां नहीं देनी, दिस इज रॉन्ग. मुझसे ये सवाल बड़ी बार अलग अलग वेज से पूछा जाता है कि वीर नारी शादी कर लेती है, वीर नारी ये करती है, वीर. तो मैं ये कहता हूँ कि लेट अस डिस्कस इट इन दिस वे. इमेजिन आई हैव माई डॉटर एंड दिस थिंग हैपेंड विद माई डॉटर. एग्जैक्टली सर. देन व्हाट विल आई डू एज ए फादर? जब तक तो मैं जिंदा हूँ मैं तो अपनी बेटी के साथ साथ रहूंगा, बट मैं हमेशा तो नहीं रहूंगा. मैं भी चाहूंगा कि वो दोबारा रिसेटल हो, मैं चाहूंगा ना. जी सर जी बिल्कुल. जो उसके इन लॉज हैं वो भी तो जिंदगी भर नहीं रहेंगे. वो और मैं तो सेम ही एज के हैं ना. तो मैं अपनी बेटी किसके पास छोड़ के जाऊंगा? आप ऐसा क्यों सोचते हो? शी हैज एवरी राइट एंड वी नीड टू एनकरेज these girls. If they want to move, if they want to marry someone else, it needs to be encouraged. और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसको एनकरेज भी किया है. पहले शादी करने पे पेंशन बंद हो जाती थी, तो ये हमारे कोर्ट का ही किसी तो केस में जजमेंट था कि नहीं, हमें ऐसा, हम उसकी पेंशन बंद करके उसको तो मूव ऑन करने से हम उसको रोक रहे हैं. नो, वो बेटी है हमारी. ये सब कुछ हुआ, इसमें उसका क्या कसूर है? We have to give her every opportunity to grow, progress and do good in her life. तो ये गलत है, जैसे आपने कहा कि लोग उसको कह रहे हैं, वो गलत है. बट मदर के साथ हुआ वो भी गलत है, बट इसकी जिम्मेवार वो लड़की नहीं है. इसकी जिम्मेवार कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का स्टाफ. मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे बोलता हूँ. अभी तो ये मदर एंड डॉटर इन लॉ गए. देयर वाज ए टाइम जब सिर्फ एक ही जन जाता था. मैं यहाँ पे वो भी नाम लेता हूँ, इंडियन आर्मी का वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड सोल्जर, जिनके बारे में मैं कहता हूं द मोस्ट हैंडसम, द मोस्ट स्टाइलिश, मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, मेजर मोहित शर्मा. ओके सर. जब उन्हें अशोक चक्रा मिला तो ऑफ कोर्स इट्स ए प्राइड मोमेंट. जो भी कुछ था, उसके मम्मी पापा दिल्ली में ही रहते हैं. अब राष्ट्रपति अशोक चक्रा वो RD परेड पे ही देते हैं. अच्छा. अंकल आंटी को RD परेड पे जाने का पास नहीं दिया गया. उस टाइम पे क्या होता था, एक जन ही अवार्ड लेने जाता था. अगर पेरेंट्स हैं, इधर फादर जाएंगे, अदर मदर जाएंगे, अगर शादी हुई है तो वाइफ ही जाएगी. तो सुशीला आंटी, उन्होंने कोर्ट में केस किया कि मेरे बेटे को आप अशोक चक्रा से सम्मानित कर रहे हो और मुझे ही पास नहीं दे रहे हो. तो कोर्ट की इंटरवेंशन पे फिर उनको पास दिया गया. चलो वो एक अलग कहानी है. तो व्हाट आई फील, उस टाइम पे जो सब हुआ, फिर पॉलिसी चेंज हुई इन द कमिंग डेज. अब 2 जन को बुलाया जाता है. तो बेस्ड अपॉन दैट प्रेसिडेंट, मुझे ये लगता है अंशुमन के इस एपिसोड के बाद आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि, या हो सकता है ये सुनने के बाद किसी को भी लगे कि भाई इन सच केसेस प्लीज गिव 2 मेडल्स, झगड़ा मत कराओ. राइट सर. अगर वो साथ भी रहती हैं तो भी 2 मेडल दे दो ना. और एक मैं यहाँ तक कहूँगा, उस यूनिट का जो CO या सूबेदार मेजर साहब आपके साथ मार्च कर रहे हैं इन यूनिफॉर्म, उन्हें भी मेडल दो, जो कि उसको अपने मेस में दे कैन डेकोरेटेड. और देखा जाए तो
मेडल तो यूनिट का ही है ना। राइट राइट जितनी ग्लोरी उनको है, जितना वो अपने आने वाले जूनियर्स को, बाकी टीम को मोटिवेट करेंगे, हम घर पे नहीं करेंगे। राइट बिल्कुल सर। सर जैसे आपने बताया कि ठीक है ये पेंशन मिल रही है या मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत अच्छा है फैमिलीज़ को, दे आर टेकन केयर ऑफ, बट सर जैसे आप जाते हो, व्हाट आई फील इज़ आप जाते हो एक मेंटल सपोर्ट बन के वहाँ पे, तो आप आई नो बहुत फैमिलीज़ कवर कर चुके हो, बहुत लोगों से अभी भी मतलब इतने सालों से बार बार मिलते रहते हो आप, यू कीप इन टच विद दीज पीपल, बट सर आपके जैसे शायद और लोग होने चाहिए या गवर्नमेंट को ये मेंटल सपोर्ट सिस्टम इन फैमिलीज़ के लिए बिल्ड करना चाहिए, व्हाट डू यू फील? एक ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये काम करते हैं। मैं यहाँ पे एक नाम लेना चाहूँगा, मोहिनी गिरी जी। ओके 1971 वॉर जब हुई तब वीवी गिरी हमारे राष्ट्रपति थे। अच्छा तो मोहिनी गिरी जी उनकी बहू थी, उस टाइम पे यंग डॉटर इन लॉ रही होंगी। तो एज ए प्रेसिडेंट ही टोल्ड हिज डॉटर इन लॉ कि आप प्लीज़ जाइए और पूरे इंडिया में वीर नारियों को मिलिए। मैं 72 की बात कर रहा हूँ। देन शी ट्रेवल्ड अक्रॉस इंडिया और वो ना जाने कितनी वीर नारियों को मिली। ये तब की बात है जब ये आवा नहीं होता था, जब ये वेलफेयर नहीं होता था, ये सब कुछ नहीं होता था। तो उन्होंने आके जो जो उनके पास थी, अब प्रेसिडेंट की वो बहू हैं तो शी हैज़ एक्सेस टू सो मैनी थिंग्स, वो कई चीज़ें इम्प्लीमेंट भी करवा पाई। तो तब से लोग अलग अलग वेज से उन सब से जुड़े हैं। मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही हूँ जो जाता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने तरीक़ों से ये सब कुछ करते आ रहे हैं। तो जो मिसिज़ मोहिनी गिरी, उनको फिर पद्मा विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। फिर उन्होंने एक वॉर विडोज़ एसोसिएशन की स्थापना की, जो अभी भी वो एसोसिएशन है, और ये लगभग अब 50 साल पुरानी संस्था है, और इट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आल्सो। और जो आज हमारा वेलफेयर है, जो आज हम सब करते हैं, कहीं ना कहीं इसकी नींव उन्होंने रखी थी। मैं 71 उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट इस लेवल पे काम कर ही रही है। हमारे कर्नल वेटरन्स हैं जिसका यही काम है। और कुछ साल पहले हमने डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन वेटरन अफेयर्स DIAV एक डिपार्टमेंट नया फौज ने बनाया, जिसमें एक सर्विंग ब्रिगेडियर साहब, 2-3 कर्नल साहब हैं, और उन्होंने कुछ वीर नारियां भी वहाँ पे एम्प्लॉय की हैं, सो दैट एक वीर नारी उसके साथ खुल के आके बात करे। तो सरकार अपनी तरफ से बहुत काम करती है। देन देयर आर सो मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs, सिविल सोसाइटी, जो इन फैमिलीज़ के साथ आजकल बहुत कुछ करती है। ऐसा भी नहीं है कि मैं ही एक जाता हूँ, ऐसा नहीं है। वी रियली अप्रिशिएट आप और सर आपके जैसे बहुत सारे लोग जो इतना अपने लाइफ से टाइम निकाल के ऐसे जाके इतनी आई वुड से समाज सेवा ही है ये एक तरह से, जो भी आपकी देश सेवा, समाज सेवा। और सर जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर सर भी कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, या जैसे पूरी दुनिया को अपना मानो, या बहुत गुरुज भी ये सब बात करते हैं। बट सर आपको लगता है जितनी भी अभी वर्ल्डली प्रॉब्लम्स हैं, या जो भी दिस फाइट फॉर पावर, या जो सब कुछ भी हो रहा है, या इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर का मसला है, अगर हर इंसान में ये वैल्यू इनकलकेट कर दी जाए तो सर ये सब कुछ लड़ाइयाँ, ये सब कुछ प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती हैं? जो ह्यूमन नेचर है ना, हमारी नेचर में ही लड़ना है। अगर आप दुनिया की हिस्ट्री निकाल के देखो, मैं कहीं तो पढ़ रहा था, शायद ही कुछ साल हैं जब दुनिया में लड़ाई नहीं हुई, अदरवाइज़ पिछले 5000 साल की जो हिस्ट्री है, हम हर साल लड़े हैं। तो ये लड़ाई ख़त्म होना, ये सब कुछ नहीं है। अब महाभारत की लड़ाई किसके बीच में थी? एक फैमिली में ही तो थी। राइट सर। अब मेरी तात्पर्य समझो। पाकिस्तान तो 75 साल पहले ही बना, उससे पहले तो नहीं था। हमने World War I और World War II में 1.5 लाख सोल्जर्स खोए हैं। अभी तक हमने 1.5 लाख पाकिस्तान के साथ नहीं खोया है। पाकिस्तान के साथ हमने हार्डली 10-15 हज़ार लोग ही खोए हैं। अगर आप उस हिसाब से देखो तो अभी 1.25 लाख और खोने चाहिए हमें। तो वैसा नहीं है। ये जो हम कहते हैं, जो भी आपने संस्कृत में कहा, मुझे तो बोलना भी नहीं आ रहा, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। हमारी नेचर है लड़ना। राइट। अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं लड़ेगा तो मैं आपसे लड़ूंगा। हमें लड़ना है, ये नेचर है हमारी, एक ह्यूमन नेचर है ये।
अभी लोगों को लग रहा होगा कि ये पता नहीं क्या बात कर रहा है, पर ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप आज तक का इतिहास देखो, शुरू से लेके आज तक का आप देखो, सिर्फ लड़ाई ही है। इट्स ओनली वॉर इन सम वे आर दी अदर। है तो लड़ाई ना, शस्त्र अस्त्र जो भी हम कहें, लड़ाई ही है। राइट सर। हमारे जो बड़े बड़े ग्रंथ हुए, जैसे देखो आजकल वो दिन चल रहे हैं जब गुरु गोबिंद सिंह जी के पूरा परिवार लड़ाई में शहीद हुआ। वो तो भगवान थे, गुरु गोबिंद सिंह तो भगवान थे, जी सर। वो भी तो लड़े। वो तो भगवान थे, वो तो लड़ाई रोक सकते थे ना, बट नहीं। अभिमन्यु लड़े, तब तो भगवान कृष्ण उनके साथ ही लड़ाई में खड़े थे, वो भी तो भगवान थे। भगवान शिव भी आए दिन किसी ना किसी का वध कर रहे हैं, नरसंहार कर रहे हैं, हमने देखा है ना। उस टाइम पे भी तो लड़ाई थी। राइट सर। फिर जब हमारे 5th सेंचुरी 6th सेंचुरी हम सुनते रहे, गोरी आया, गजनी आया, ये हुए, फिर महाराणा प्रताप आए, शिवाजी आए, तब भी तो लड़ाइयाँ ही हुई। बैटल ऑफ पानीपत कितनी हमने पढ़ी, फिर आज़ादी की लड़ाई हुई, आज ये लड़ाई है। अभी देखो बांग्लादेश भी आजकल हमें आंखें दिखा रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि बल्कि अब क्या ही कहूँ मैं बांग्लादेश को। जी सर। बट वो भी आजकल हमें कह रहा है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आप एक वो मैसेज क्या देना चाहते हो सोसाइटी को या गवर्नमेंट को या अभी का जो यूथ है, चाहे जो आप ये जो लिखते भी हो हैशटैग्स फ्रीडम इज़ नॉट फॉर फ्री, आप क्या चाहते हो? आई वांट कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी आप वो मैसेज डायरेक्टली दो लोगों को, दैट उन लोगों को किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए एंड क्या करना चाहिए इस चीज़ में। मैं पहले गवर्नमेंट को कहता हूँ, फर्स्ट लेसन टू द गवर्नमेंट। जो मैंने अंशुमन वाला केस कहा कि ये बड़ा गंदा और बड़ा मैसी होता जा रहा है, इसको ऐसा मत करिए। हम जो सिविलियंस हैं, फिर हम कोई बहू को गालियाँ देता है, कोई माँ को गालियाँ देता है, ये सब ना हो प्लीज़। अगर आप मेडल दे रहे हैं तो दोनों को दो, या तो मत दो, मत ही दो ना। राइट। अगर बजट नहीं है तो मत दो, ठीक है नहीं। पहला मैं सरकार को ही, और दूसरा ये पेरेंट्स को भी आप कहीं ना कहीं कंसीडर करिए नेक्स्ट ऑफ किन में। शादी के बाद मदर बिल्कुल ही नेक्स्ट ऑफ किन ना रहे, ये सब नहीं होना चाहिए। ये मैं आपकी तरफ से सरकार को कहना चाहूँगा। अब मैं आपके माध्यम से कुछ वेटरन्स को भी कुछ कहना चाहूँगा। बड़े सारे वेटरन्स आते हैं पॉडकास्ट पे, बड़ी सारी बातें करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही, वो सब नहीं करना चाहिए। क्यों सर? हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो अगर गंदगी भी है ना, वो आप एक राइट प्लेटफॉर्म पे रखें, सोशल मीडिया पे ना रखें। ये मैं वेटरन्स को कहना चाहूँगा। पब्लिक में एक इंडियन आर्मी, हम आप सबको ना बड़ी डिग्निफाइड वे से देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे लिए, हमने भगवान को नहीं देखा बट हमने आपको देखा है। हम इस तरह वी सी यू एज ए प्रोटेक्टर एंड यू आर डिफेंडिंग अस। तो प्लीज़ आपके जो अगर इंटरनल ग्रीवियंसेस हैं, आपकी जो इंटरनल चीज़ें हैं जो ठीक नहीं है, आप गलत नहीं बोल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत बोल रहे हो, उसको प्लीज़ पब्लिकली मत बोलिए कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है और मैं ये कह रहा हूँ, वो कह रहा हूँ। एंड मीडिया को सर, देखो मीडिया को हम कुछ नहीं कहेंगे, दे आर ए कमर्शियल एंटिटी, उनको तो सनसनी चाहिए। राइट सर, चाहिए उनको। हाउ कैन आई स्टॉप ए जर्नलिस्ट फ्रॉम क्रिएटिंग ए सेंसेशन? उसका सब कुछ वही, वो उसका जॉब है, उसको तो ब्रेकिंग न्यूज़ कुछ तो ब्रेक करना ही है न्यूज़ बनाने के लिए। मैं मीडिया को कुछ नहीं कहूँगा। अब मैं लोगों को कहता हूँ, जो हम लोग हैं, हम लोगों को भी अपनी फ़ौज को ना बड़ा रिस्पेक्टफुली देखना चाहिए, जो हम देखते हैं। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ से एक कहना चाहूँगा, हम ना कुछ ही नाम्स के पीछे भागते हैं। जैसे मुझे अक्सर रिक्वेस्ट आएगी कि मुझे सो एंड सो आंटी से मिलना, किसी सोल्जर की मदर से। मैं कहता हूँ ज़रूर जाइए, आप मिलिए। तो मैं उन्हें पूछता हूँ आप कहाँ पे रह रहे हो? जैसे मान लो आप कहेंगी कि मैं चंडीगढ़ से ही हूँ, फिर मैं कहता हूँ चंडीगढ़ में भी देयर आर 2 आंटीज़, आप प्लीज़ जाइए उनसे मिलिए। नहीं हमें उन्हीं से मिलना है। मैं कहता हूँ नहीं आप उनसे भी मिलिए, बट ये मिलिए, ये आपके पास में है, आप इनके पास बार बार जा सकते हैं, आप इनके किसी काम भी आ सकते हैं। आप 2000 किलोमीटर या 600 किलोमीटर दूर जाके उन्हें तो एक ही बार मिलेंगे ना। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, जो भी ऐसी फैमिली जिसने किसी को खोया है, जो आपके घर के पास, आपके ऑफिस के पास, आपके गांव में, शहर में या कस्बे में है, सबसे पास आपकी, वो आपकी सबसे बड़ी फैमिली है। ठीक है। डोंट रन आफ्टर गैलेंट्री अवार्ड्स, डोंट रन आफ्टर साइटेशंस, डोंट रन आफ्टर नेम्स, डोंट रन आफ्टर एनीथिंग। जिसने भी देश के लिए जान दी है ना यूनिफॉर्म में, वो सर्वोच्च है, हम उसको आंक नहीं सकते। और गैलेंट्री अवार्ड्स के पीछे बिल्कुल मत भागना।
मैं एक चीज़ आपको खुल के बताता हूँ, द मोर यू नो अबाउट गैलेंट्री अवार्ड्स ना, तो मैं नहीं बोलता हूँ तो ठीक है, तो आप उस परिवार के पास जाओ जो आपके पास है, सबसे पास है, जो सबसे पास है, उनके साथ एक संबंध बनाओ, उनके काम आओ, उनका बेटा बनो, उनकी बेटी बनो, जो उन्होंने अपना बेटा या बेटी खोई उसको जितना हो सके रिप्लेस करो। बाकी उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए, उल्टा वही आपका ख्याल रखेंगे। राइट सर। पर आप उनके पास जाओ, बी विद देम, उनको बस इस चीज़ का एहसास कराओ आपके बेटे ने बेटी ने जो भी देश के लिए जान दी है वो व्यर्थ नहीं गई है। वी एज ए इंडियन वी आर ग्रेटफुल, वी वैल्यू दैट, राइट राइट राइट। एंड आई एम दैट इंडिया। आपके घर पे मैं आई हूँ, मैं नहीं आई हूँ, ये देश आया है। तो वी हैव टू गिव देम दैट सेंस ऑफ सिक्योरिटी, बट दैट सर सेंस। वो मीडिया ने या सर वो बॉलीवुड ने शायद कुछ नाम है जो बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिए नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है। देखो मैंने क्या कहा, वो सबके- बॉलीवुड वाले को एक कमर्शियल फिल्म बनानी है जो कई 100 करोड़ लगाएगा, ही हैज टू टेक मनी आउट ऑफ इट। बट वी आर थैंकफुल कि उसने कुछ तो किया। अब देखो हर एक के ऊपर फिल्म भी नहीं बनाई जा सकती, राइट राइट, वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। राइट सर। मैं किसी बॉलीवुड वाले को भी गलत नहीं कहूँगा। अब जो न्यूज़ वाला है उसका काम है, अगर वो ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप या सनसनी टाइप न्यूज़ नहीं लगे तो मैं भी उसके चैनल पे नहीं जाऊँगा, मैं किसी को क्या कहूँ। राइट राइट, आप समझिए ना, दे हैव देयर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, दे हैव देयर बिजनेस कंपल्शंस, उनका वो सब है। बट गवर्नमेंट का ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि वो 2 मेडल ना दे। राष्ट्रपति महोदय हमारी दे सकती हैं, अगर वो इस बात को सुने, वो उस फोटोग्राफ को फिर देखें, माँ का हाथ खाली है। राइट। अभी फिर 1 महीने में या 2 महीने में कुछ माँ और बहुएं उनके पास आएंगी। तो मैं चाहूँगा कि जिस तरह मेजर मोहित के एपिसोड के बाद आपने 2 जन को राष्ट्रपति भवन बुलाना शुरू किया, आप मेडल्स भी 2 देना शुरू करिए। ये तो सरकार को कोई नहीं रोक सकता। और वी एज ए सिटीजन्स, मेरी कोई कंपल्शन थोड़ी है कि अगर मैं बड़े के पास नहीं गया तो मेरा फाइनेंशियल लॉस होगा। आप समझिए ना, नो वन इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम गोइंग टू एनी होम। तो हम तो अपने लेवल पे वो कर ही सकते हैं ना। बिल्कुल, डेफिनेटली। और जो मैंने एक चीज़ एक वेटरन्स के लिए कही, आपके जो भी ग्रीवियंसेस हैं, आपकी जो भी शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, उन्हें पब्लिकली मत कहिए। आप उनको इंटरनली राइट प्लेटफॉर्म पे, राइट जगहों पे प्लीज़ उछालिए, अंदर जाके सर भी फाड़िए, सब कुछ करिए। अब आप ही को करना है वो, बट उसको दुनिया के सामने वो एक कहावत है ना कि अपनी घर की गंदगी मोहल्ले में मत लाओ, उसको घर के अंदर ही जी सर ठीक रखो। जी सर। आई रियली विश एंड होप सर कि आपका ये मैसेज सोसाइटी तक, पूरे देश तक जाए हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन द TNT शो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। एंड आई होप कि मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बोला, एंड आई होप कि मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया। नहीं सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।